ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये महज एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो मेरे एक दोस्त अर्जुन शेखावत ने अपनी जुबानी मुझे बताया था, वो भी तब जब वो उस घटना के बाद 3 महीने तक सो नहीं पाया था। अर्जुन मेरा बचपन का दोस्त है और मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। वो इंसान डर से नहीं, तर्क से चलता है। विज्ञान उसका धर्म है और सबूत उसका भगवान। पर जो उसके साथ उस अरुणाचल के जंगल में हुआ, उसने उसकी हर मान्यता को हिला दिया। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कहानियां आपसे छूटे नहीं। और हां, कहानी खत्म होने पर मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप इसे किस शहर से देख रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियां कहां-कहां तक पहुंच रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपका दिल जीत लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से कबीले की, जो अरुणाचल प्रदेश के उस हिस्से में बसा था जहां भारत की सीमा खत्म होती है और रहस्य शुरू होते हैं। यहां की जमीन इतनी ऊंची और घनी है कि गूगल मैप्स भी यहां का सही नक्शा नहीं दिखा पाता। पहाड़ों के बीच बसे इस कबीले के लोग बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। उनकी अपनी भाषा थी, अपने रीति रिवाज थे और सबसे अहम अपने डर थे। कबीले के बुजुर्ग बच्चों को एक ही बात बार बार सिखाते थे, पूर्व की तरफ जो जंगल है उसमें कभी मत जाना, खासकर रात को तो बिल्कुल नहीं। क्यों? इस सवाल का जवाब कोई साफ साफ नहीं देता था। बस इतना कहा जाता था कि उस जंगल में वो रहती है, वो यानी डायन। पर यहां की डायन की कहानी बाकी जगहों से अलग थी। कोई कहता कि उसने 7 पुरुषों को एक रात में मार दिया था। कोई कहता कि वो असल में एक राक्षसी है जो इंसानी रूप में दिखती है। कुछ लोग तो यहां तक कहते कि वो मरी हुई है, पर उसकी आत्मा अभी भी उस जंगल में भटकती है। सच क्या था किसी को नहीं पता, पर डर सबको था। रात होते ही कबीले की सारी गतिविधियां बंद हो जाती। लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, और सबसे अजीब बात, कोई भी पूर्व दिशा की तरफ नहीं देखता था, जैसे उस तरफ देखना ही एक गुनाह हो। मैंने अर्जुन से पूछा था, भाई क्या सच में ऐसा कुछ होता है? लोग इतने डरे हुए क्यों थे? अर्जुन ने मुझे बताया कि शुरुआत में उसे भी लगा कि यह सब बकवास है, अंधविश्वास, गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां। पर जैसे जैसे वो उस कबीले में वक्त बिताता गया, उसे समझ आने लगा कि कुछ चीजें सिर्फ देखने से नहीं, महसूस करने से समझ आती हैं। पहली रात जब अर्जुन वहां रुका तो उसे नींद नहीं आई। ये अलग बात है कि नींद आती भी कैसे। रात के करीब 12 बजे के आसपास जब पूरा कबीला सो चुका था, तब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये कोई चिल्लाहट नहीं थी, ये कोई जानवर की आवाज भी नहीं थी। ये थी एक सांस, एक बहुत भारी गहरी सांस, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज सांस ले रही हो। अर्जुन ने सोचा शायद हवा का शोर हो, पर हवा तो चलती थी नहीं उस रात, पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। फिर भी वो आवाज आती रही, धीमी, लयबद्ध, और सबसे डरावनी बात, वो आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी, उसी पूर्वी जंगल की तरफ से जहां जाने की मनाही थी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका। जंगल का किनारा उसके ठहरने की जगह से करीब 200 मीटर दूर था, घना, काला और रहस्यमय। चांद की रोशनी भी उस जंगल के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। पेड़ इतने घने थे कि जैसे एक दीवार खड़ी हो, एक अभेद्य दीवार। और फिर वो हलचल, पेड़ों के बीच कुछ हिला। अर्जुन की सांस रुक गई। उसने अपनी टॉर्च उठाई, पर फिर रोक लिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने रोशनी डाली तो जो भी वहां है वो देख लेगा कि कोई उसे देख रहा है, और शायद वो इस तरफ आ जाए। अर्जुन ने मुझे बताया कि उस पल उसे अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा डर लगा जो तर्क से नहीं समझाया जा सकता था। ये वो डर नहीं था जो किसी खतरे को देखकर आता है, ये वो डर था जो अनजान से आता है। तो आपको बताता है कि कुछ गलत है, पर क्या गलत है ये नहीं बताता। सुबह हुई तो अर्जुन ने कबीले के मुखिया से मिलने की कोशिश की। मुखिया का नाम था थुंगा, करीब 65 साल का बुजुर्ग जिसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। अर्जुन ने उससे पूछा, कल रात मुझे जंगल से अजीब आवाजें आईं, क्या आपको भी सुनाई दी?
ठुंगा ने बिना कुछ बोले अर्जुन की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, तुम रात में खिड़की खोलकर सोए थे? हाँ, क्यों? अच्छा किया जो तुमने बाहर नहीं देखा। मैंने देखा था, अर्जुन ने कहा। ठुंगा की आंखों में एक पल के लिए डर तैर गया। तुमने क्या देखा? कुछ नहीं, बस पेड़ हिले, शायद हवा हो। ठुंगा ने गहरी सांस ली। हवा नहीं थी कल रात, और जो हिला वो पेड़ नहीं था। अर्जुन को लगा कि ठुंगा उसे डराने की कोशिश कर रहा है, पर बुजुर्ग की आवाज में कोई मजाक नहीं था, सिर्फ एक गहरी थकी हुई सच्चाई थी। तुम यहां काम करने आए हो, ठुंगा बोला। तुम्हें डायन को ढूंढना है। ठीक है, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, डायन से ज्यादा खतरनाक वो है जो डायन के पीछे है। डायन को मत छेड़ो, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। वो बस वहां है, हमेशा से है। पर लोग उससे इतने डरते क्यों हैं? अर्जुन ने पूछा। ठुंगा ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, डर हमेशा सही चीज का नहीं होता। कभी कभी हम गलत चीज से डरते हैं और सही चीज को अनदेखा कर देते हैं। यह बात अर्जुन की समझ में नहीं आई, पर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसे अपना काम करना था। उस दिन शाम को जब सूरज ढलने लगा तो कबीले में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। बच्चे जो दिन भर खेल रहे थे अचानक चुप हो गए। औरतें जल्दी जल्दी अपने घरों में लौटने लगीं। आदमी खेतों से भागे भागे आए, और सबसे अजीब, झींगुर की आवाजें बंद हो गईं। जंगल में आमतौर पर शाम होते ही झींगुर, चिड़िया और तरह तरह के जीव जंतु आवाजें करते हैं, पर यहां सब कुछ एकदम शांत था, जैसे प्रकृति भी डर गई हो। रात फिर आई और फिर वही आवाजें शुरू हुईं, पर इस बार अर्जुन तैयार था। उसने अपना कैमरा, टॉर्च और एक छोटी बंदूक साथ रखी थी। वो जानना चाहता था कि आखिर रात को वहां होता क्या है। करीब 1 बजे वो आवाज फिर आई, वो भारी सांस, पर इस बार उसके साथ कुछ और भी था। एक खड़खड़ाहट, जैसे कोई बहुत भारी चीज पेड़ों के बीच से गुजर रही हो। टहनियां टूट रही थीं, पत्ते रगड़ खा रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर देखा। जंगल का किनारा अंधेरे में डूबा था, पर अचानक बहुत दूर पेड़ों के बीच 2 आंखें चमकती हुई, पीली, बड़ी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आंखें इंसान की नहीं थीं, किसी जानवर की भी नहीं, वो कुछ और थीं। और फिर जैसे ही उसने टॉर्च उठाई, वो आंखें गायब हो गईं, आवाजें बंद हो गईं, सब कुछ फिर से शांत। अर्जुन पूरी रात जागता रहा, सुबह होने का इंतजार करता रहा, और जब सुबह हुई तो उसने फैसला किया, वो जंगल में जाएगा। वो देखेगा कि आखिर वहां है क्या, पर उससे पहले उसे एक और चीज का पता चलना था। ठुंगा ने कहा था, डायन से ज्यादा खतरनाक वो है जो डायन के पीछे है। मतलब डायन अकेली नहीं है, फिर वो कौन है जो डायन के पीछे है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर डायन इतनी खतरनाक नहीं तो पूरा कबीला इतना डरा क्यों है? जवाब उसे जल्द ही मिलने वाला था, पर जब मिलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देखिए, अर्जुन शेखावत कोई साधारण पुलिस ऑफिसर नहीं था। वो असम क्राइम ब्रांच का सीनियर इंस्पेक्टर था। उसकी फाइल में अब तक 24 केस थे और सभी सॉल्व्ड। उसका रिकॉर्ड इतना साफ था कि लोग उसे लॉजिक मशीन बुलाते थे। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, इन सब चीजों पर उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है, हर डर के पीछे एक मनोवैज्ञानिक वजह होती है। पर यहां कुछ अलग था, और अर्जुन को यह बात धीरे धीरे समझ आने लगी थी। चलिए, मैं आपको बताता हूं कि अर्जुन इस कबीले में पहुंचा कैसे। 3 हफ्ते पहले की बात है। गुवाहाटी के क्राइम ब्रांच ऑफिस में अर्जुन अपनी डेस्क पर बैठा फाइलें देख रहा था। तभी उसके सीनियर डीआईजी रणवीर सिंह का फोन आया। अर्जुन, तुम्हें एक स्पेशल असाइनमेंट पर भेजना है, अरुणाचल के बॉर्डर एरिया में। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। अरुणाचल? वो तो उनके जुरिस्डिक्शन में भी नहीं आता। सर, वहां तो लोकल पुलिस देख सकती है ना? रणवीर सिंह की आवाज गंभीर हो गई। अर्जुन, यह केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वहां एक कबीला है जो पिछले 2 महीने से कह रहा है कि उनके इलाके में एक डायन है। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कई बार कंप्लेंट दी है। अब दिल्ली से प्रेशर आ रहा है कि इस मामले को हैंडल किया जाए।
डायन? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। सर, सीरियसली 2025 में लोग अभी भी डायन में विश्वास करते हैं? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, रणवीर सिंह बोले, पर बात सिर्फ अंधविश्वास की नहीं है। उस इलाके में पिछले 3 महीने में 4 लोग लापता हो चुके हैं। सब के सब जंगल के पास से गायब हुए, और जो लोग बचे हैं वो इतने डरे हुए हैं कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ये एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बन चुकी है। अब अर्जुन की दिलचस्पी जागी। लापता लोग? ये तो एक रियल केस था। ठीक है सर, मैं कल निकल जाता हूं। एक बात और, रणवीर सिंह ने कहा, वहां के लोग आउटसाइडर्स पर विश्वास नहीं करते। तुम्हें बहुत सावधानी से काम करना होगा, और हां, अपना ओपन माइंड रखना। कभी कभी जो हमें अंधविश्वास लगता है वो लोगों के लिए उनकी असलियत होती है। अर्जुन ने हामी भर दी, पर मन ही मन सोचा, अंधविश्वास अंधविश्वास ही होता है, चाहे कोई उसे कितना भी सच मान ले। पर अब उस कबीले में 2 दिन बिताने के बाद उसकी सोच बदलने लगी थी। तीसरे दिन की सुबह अर्जुन ने फैसला किया कि वो कबीले के लोगों से सीधे बात करेगा। उसे समझना था कि आखिर उनका डर किस बात का है, पर जब भी वो किसी से सवाल पूछता, लोग आंख नहीं मिलाते थे। जवाब देते थे, पर अधूरे, जैसे कुछ छुपा रहे हों। पहले उसने एक बुजुर्ग महिला से बात की, जिसका नाम रीमा था। रीमा की झोपड़ी जंगल के सबसे करीब थी। दीदी, मुझे बताइए, ये डायन कैसी दिखती है? आपने देखा है कभी? रीमा ने अपनी नजरें नीची कर ली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। नहीं, मैंने नहीं देखा। तो फिर आपको कैसे पता कि वो डायन है? रीमा चुप रही, फिर धीरे से बोली, बाबूजी, कुछ चीजें देखने से पता नहीं चलती, महसूस होती हैं। ठीक है, अर्जुन ने धैर्य से पूछा, तो आपको क्या महसूस होता है? रीमा ने गहरी सांस ली। रात को जब सब सोते हैं वो चलती है, जंगल के किनारे किनारे। मैं उसके पैरों की आवाज सुनती हूं, धीमी धीमी, जैसे कोई पहरा दे रहा हो। पहरा? अर्जुन को यह शब्द अजीब लगा। डायन पहरा क्यों देगी? रीमा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी झोपड़ी के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन को समझ नहीं आया कि लोग इतने डरे हुए क्यों हैं, पर बोलते क्यों नहीं। उसने सोचा शायद युवा लोग ज्यादा खुलकर बात करेंगे। उसने कबीले के एक युवक से बात की, जिसका नाम नोरबू था। नोरबू करीब 25 साल का था और कबीले में शिकार करने का काम करता था। नोरबू, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें भी लगता है कि वो डायन है? नोरबू ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग था, डर नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी। साहब, मैं आपको सच बताऊं, नोरबू ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता वो डायन है या नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि जब से वो उस जंगल में आई है तब से कुछ बदल गया है। कैसे बदल गया? नोरबू ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन न रहा हो, फिर धीरे से बोला, पहले हम लोग उस जंगल में शिकार करते थे रोज, पर अब वहां जाने की हिम्मत नहीं होती। एक बार मैं गया था 3 महीने पहले। जैसे ही मैं जंगल के अंदर घुसा, मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। हर तरफ से, पेड़ों के पीछे से, झाड़ियों के बीच से। मैं भाग आया। देखा किसने था तुम्हें? पता नहीं साहब, पर महसूस हुआ था। और फिर मेरे दोस्त तेनजिंग ने कहा था कि उसे एक बुढ़िया दिखी थी, जंगल के बीचों बीच खड़ी, काले कपड़ों में। उसने तेनजिंग की तरफ देखा और मुस्कुराई। मुस्कुराई? अर्जुन ने पूछा। हां, पर वो मुस्कान डरावनी थी, जैसे वो कह रही हो, मैं तुम्हें देख रही हूं। तेनजिंग उसी दिन से बीमार पड़ गया। बुखार आया, 3 दिन तक बड़बड़ाता रहा नींद में। फिर वो ठीक हो गया, पर उसके बाद से वो बिल्कुल चुप रहने लगा, बोलता ही नहीं किसी से। अर्जुन ने नोटबुक में नोट किया। यह इंटरेस्टिंग था। शायद तेनजिंग ने सच में कुछ देखा हो, शायद कोई इंसान जंगल में छुपा हो जो लोगों को डरा रहा हो। तेनजिंग कहां है अभी? मुझे उससे मिलना है। नोरबू की आंखों में फिर से वही डर आ गया। साहब, तेनजिंग उन्हीं 4 लोगों में से एक है जो लापता हैं। अर्जुन का दिल धक से रह गया। क्या? कब? 2 हफ्ते पहले। वो रात को अपनी झोपड़ी में सो रहा था। सुबह जब उसकी मां ने देखा तो वो गायब था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद थी, पर तेनजिंग गायब।
यह सुनकर अर्जुन के दिमाग में कई सवाल उठे। अंदर से बंद कमरे से कोई कैसे गायब हो सकता है? यह तो इम्पॉसिबल था। जब तक क्या तेनाजिंग खुद बाहर गया होगा? अर्जुन ने पूछा। नहीं साहब, उसकी मां रात भर जागती रहती थी। दरवाजा खुलता तो उसे पता चल जाता। और एक बात और। क्या? नूरबू ने अपनी आवाज और धीमी की। उसकी झोपड़ी में खून के निशान थे, फर्श पर लाश नहीं मिली। कोई स्ट्रगल का निशान भी नहीं, बस खून। अर्जुन को अब समझ आने लगा कि यह केस सामान्य नहीं था। यह कोई साधारण लापता होने का मामला नहीं था। यहां कुछ सीरियसली गड़बड़ था। और बाकी 3 लोग? उसने पूछा। वो सब भी ऐसे ही गायब हुए, एक एक करके। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, बस गायब। अर्जुन ने फैसला किया कि उसे तेनाजिंग की झोपड़ी देखनी होगी। शायद वहां कोई सुराग मिल जाए। मुझे तेनाजिंग की झोपड़ी दिखाओ, उसने नूरबू से कहा। नूरबू हिचकिचाया। साहब, वहां जाना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि वो झोपड़ी जंगल के बहुत करीब है और अब कोई भी उस तरफ नहीं जाता। अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा। नूरबू, मैं यहां इन्वेस्टिगेशन करने आया हूं। मुझे हर जगह देखनी होगी। अब तुम मुझे वो झोपड़ी दिखाओगे या मैं खुद ढूंढूं? नूरबू ने हार मान ली। ठीक है साहब, पर प्लीज सूरज ढलने से पहले वापस आ जाइएगा। दोपहर का समय था जब अर्जुन और नूरबू तेनाजिंग की झोपड़ी की तरफ चल पड़े। रास्ते में अर्जुन ने देखा कि जैसे जैसे वो जंगल के करीब जा रहे थे, वैसे वैसे नूरबू की चाल धीमी होती जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, हाथ कांप रहे थे। नूरबू, तुम ठीक हो? अर्जुन ने पूछा। हां साहब, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। तेनाजिंग की झोपड़ी छोटी और टूटी फूटी थी। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। झोपड़ी के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। कपड़े, बर्तन, चटाई और फिर फर्श पर वो निशान, गहरे भूरे रंग के। खून। अर्जुन ने नीचे झुककर निशान देखे। ये तो सच में खून थे, पर पैटर्न अजीब था, जैसे किसी को घसीटा गया हो। पर निशान दरवाजे तक नहीं जाते थे, वो बीच में ही खत्म हो जाते थे। नूरबू, ये देखो, ये निशान बीच में क्यों खत्म हो रहे हैं? नूरबू ने अंदर आने से मना कर दिया। वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा। साहब, प्लीज जल्दी कीजिए, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। अर्जुन ने पूरी झोपड़ी चेक की। कोई और सुराग नहीं मिला, कोई चिट्ठी नहीं, कोई निशान नहीं, बस वो खून के धब्बे और एक अजीब सी बदबू, सड़ांध जैसी। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि नूरबू बहुत घबराया हुआ था। वो बार बार जंगल की तरफ देख रहा था। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। साहब, लगता है कोई देख रहा है। अर्जुन ने जंगल की तरफ देखा। घने पेड़, अंधेरा, शांति, कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। कोई नहीं है नूरबू, तुम्हारा वहम है। पर नूरबू की आंखों में जो डर था वो वहम का नहीं लग रहा था, वो असली था। और फिर जैसे ही वो वापस मुड़े, अर्जुन को भी महसूस हुआ एक अजीब सा एहसास, जैसे सच में कोई उन्हें देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। फिर भी वो फीलिंग गई नहीं। रास्ते भर अर्जुन सोचता रहा, लोग डर किससे रहे हैं? डायन से या किसी और चीज से? और सबसे बड़ा सवाल, वो 4 लोग गए कहां? अगर उन्हें मार दिया गया तो लाश कहां है? और अगर वो खुद चले गए तो क्यों? मैंने अर्जुन से पूछा था, भाई, तुमने पहली बार कब सोचा कि शायद तुम्हारी समझ से परे कुछ है यहां? अर्जुन ने कहा था, जब मैंने उस झोपड़ी को देखा, वो झोपड़ी जहां जहां कहते हैं डायन रहती है। देखिए, अर्जुन एक साइंटिस्ट की तरह सोचता था। उसका अप्रोच हमेशा ये था, पहले एविडेंस इकट्ठा करो, फिर कंक्लूजन निकालो। तो उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखेगा कि आखिर ये डायन है कौन और वो रहती कहां है। पर कबीले में कोई भी उसे बताने को तैयार नहीं था। आखिरकार चौथे दिन मुखिया थुंगा ने अर्जुन को बुलाया। तुम जाना चाहते हो ना उस जगह? थुंगा ने पूछा। हां, अर्जुन ने कहा, मुझे अपनी आंखों से देखना है कि वहां क्या है। थुंगा ने गहरी सांस ली। ठीक है,
मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूं, पर एक शर्त है। क्या? तुम दिन के उजाले में जाओगे, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। और अगर वो तुमसे कुछ कहे तो ध्यान से सुनना, वो झूठ नहीं बोलती। अर्जुन को थुंगा की बात समझ नहीं आई। वो झूठ नहीं बोलती मतलब तुमने उससे बात की है? थुंगा चुप रहा, फिर बोला, बस याद रखना, वो हमारी दुश्मन नहीं है, कभी नहीं थी। उस दोपहर अर्जुन अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा। नोरबू ने उसे रास्ता बता दिया था, पर साथ जाने से मना कर दिया। दरअसल किसी ने भी साथ जाने से मना कर दिया। साहब, वहां अकेले जाना पागलपन है, नोरबू ने कहा था। पर अर्जुन को जाना ही था, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जंगल का रास्ता शुरू होते ही माहौल बदल गया। जो धूप कबीले में खिली हुई थी, वो यहां पेड़ों की घनी छाया में कहीं खो गई। हवा ठंडी हो गई, और सबसे अजीब बात, आवाजें, या यूं कहूं कि आवाजों की कमी। जंगल में आमतौर पर चिड़ियों की चहचहाहट होती है, झिंगुर की आवाजें होती हैं, हवा में पत्तों की सरसराहट होती है, पर यहां सन्नाटा था। एक भारी गहरा सन्नाटा, जैसे जंगल ने अपनी सांस रोक रखी हो। अर्जुन करीब 20 मिनट तक चलता रहा। रास्ता संकरा होता जा रहा था। पेड़ इतने पास पास थे कि धूप की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। और फिर वो दिखी, एक झोपड़ी। पर यह कोई साधारण झोपड़ी नहीं थी। यह बनी थी पुरानी लकड़ियों, टूटी हुई टहनियों और सूखी घास से। इतनी पुरानी कि लग रहा था जैसे बरसों से कोई इसे छुआ तक नहीं। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, खिड़की नहीं थी, बस दीवार में कुछ छेद थे जहां से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। अर्जुन रुक गया। उसका हाथ अपनी बेल्ट में रखी बंदूक पर चला गया। एक गहरी सांस ली और फिर आवाज दी, कोई है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। उसने फिर से आवाज दी, इस बार जोर से, मैं पुलिस से हूं, मुझे अंदर आना है। फिर भी कुछ नहीं। अर्जुन धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह डर नहीं था, यह एंटिसिपेशन था। वो जानना चाहता था कि अंदर क्या है। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, एक चरमराहट की आवाज आई। दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और फिर उसने देखा, झोपड़ी के बीचों बीच फर्श पर एक बड़ा सा निशान बना हुआ था, काले रंग से। एक तांत्रिक चिन्ह, पंचकोण के अंदर एक त्रिकोण और उसके चारों तरफ अजीब से सिंबल्स। अर्जुन ने ऐसे चिन्ह किताबों में देखे थे। ये टैंट्रिक रिचुअल्स में यूज होते थे। फर्श पर चारों तरफ बिखरी हुई थीं हड्डियां, छोटी छोटी, शायद जानवरों की, कुछ जली हुई लकड़ियां, राख, और कोने में एक पुराना सा कटोरा जिसमें कुछ सूखा हुआ लिक्विड था। तो ये है डायन का ठिकाना, अर्जुन ने मन में सोचा। पर झोपड़ी में कोई नहीं था, कोई इंसान नहीं, कोई डायन नहीं, बस ये सामान और एक अजीब सी बू, जैसे कुछ जल गया हो या सड़ गया हो। अर्जुन ने अपना कैमरा निकाला और सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। उसने हर कोने की फोटो खींची, हड्डियों की फोटो खींची, उस तांत्रिक चिन्ह की फोटो खींची। उसका प्लान था कि वो ये सब एविडेंस लेकर वापस जाएगा और फोरेंसिक टीम को भेजेगा। पर तभी उसे एक चीज दिखी। दीवार के कोने में जमीन में गड़ा हुआ एक कपड़े का टुकड़ा, या यूं कहूं एक पुराना मैला दुपट्टा। अर्जुन ने उसे उठाया। कपड़ा बहुत पुराना था, जैसे बरसों से धूल और मिट्टी में पड़ा हो। पर उस पर कुछ लिखा हुआ था, लाल रंग से, खून से शायद। अर्जुन ने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। शब्द धुंधले थे, पर फिर भी पढ़े जा सकते थे। रक्षक। अर्जुन का माथा सिकुड़ गया। रक्षक? इसका क्या मतलब? और तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, तुम नहीं समझोगे। अर्जुन एकदम घूम गया। उसका हाथ बंदूक पर चला गया। झोपड़ी के दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, पर यह कोई साधारण औरत नहीं थी। वो बहुत बूढ़ी थी, शायद 70-80 साल की। उसके बाल सफेद और उलझे हुए थे। चेहरे पर झुर्रियां इतनी गहरी थीं कि लग रहा था जैसे बरसों का दर्द उन पर लिखा हुआ हो। उसकी आंखें सबसे अजीब थीं, गहरी, काली और खाली।
जैसे उनमें कोई भावना ही ना हो। वो काले फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी। उसके हाथों में निशान थे, कटे हुए, जले हुए। उसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थीं। तुम कौन हो? अर्जुन ने अपनी बंदूक उसकी तरफ तानते हुए पूछा। औरत ने बंदूक की तरफ देखा, फिर अर्जुन की तरफ और हल्का सा मुस्कुराई, पर वो मुस्कान वो डरावनी नहीं थी, वो दुखी थी। मैं वो हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, उसने धीमी कर्कश आवाज में कहा। मैं डायन। अर्जुन की पकड़ बंदूक पर और मजबूत हो गई। पीछे हटो, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। गिरफ्तार? औरत ने कहा। फिर वो धीरे धीरे अंदर आई। किस जुर्म में? मैंने क्या किया? 4 लोग लापता हैं इस इलाके से, तुम्हारी वजह से। तुमने उन्हें डराया, शायद मारा भी। औरत ने अपना सिर झुकाया। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सिर्फ रोक रही थी। रोक रही थी? किसे? क्यों? औरत ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कुछ था, एक वार्निंग, एक चेतावनी। उसने कहा, उसे जो जंगल में है, उसे जो बरसों से यहां कैद है, मैं उसे रोक रही हूं, पर अब मैं थक गई हूं। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। तुम क्या बकवास कर रही हो? जंगल में कौन है? औरत ने अपनी आंखें बंद की, जैसे कुछ याद कर रही हो। फिर बोली, तुम्हें नहीं पता, तुम आउटसाइडर हो। तुम नहीं जानते कि यह जंगल क्या है। यह जंगल, यह सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह एक जेल है। और मैं इसकी रखवाली कर रही हूं। रखवाली? किसकी रखवाली? औरत ने अर्जुन के करीब आने की कोशिश की, पर अर्जुन ने बंदूक ऊपर की। रुको वहीं, उसने कड़क आवाज में कहा। औरत रुक गई। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक निशान था, गहरा, काला, जैसे जल गया हो। पर वो सिर्फ जलने का निशान नहीं था, वो वही सिंबल था जो फर्श पर बना था। ये निशान, औरत बोली, ये मुझे तब मिला था जब मैंने उसे बांधा था, 50 साल पहले। तब मैं जवान थी। मेरे पिता इस कबीले के तांत्रिक थे। उन्होंने मुझे सिखाया था कि कैसे उसे कंट्रोल में रखना है। पर अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी शक्ति कम हो रही है और वो मजबूत होता जा रहा है। अर्जुन को लगा कि ये औरत पागल है, शायद मेंटल इलनेस की वजह से ऐसी बातें कर रही है। सुनो, अर्जुन ने कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाह रही हो, पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा स्टेशन पर। वहां तुम्हारा स्टेटमेंट लिया जाएगा। औरत ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं जा सकती। अगर मैं यहां से गई तो वो आजाद हो जाएगा और फिर सिर्फ इस कबीले को नहीं, बल्कि हर किसी को खतरा होगा। तुम बकवास कर रही हो, अर्जुन ने कहा। जंगल में कोई नहीं है। तुमने खुद ही इन लोगों को डराया है ताकि वो यहां ना आए। औरत ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कुछ और था, दया, जैसे वो अर्जुन को बच्चा समझ रही हो। तुम आज रात यहीं रुको, उसने कहा, जंगल में। तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम सुनोगे और तब तुम समझोगे कि मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं यहां नहीं रुकूंगा, अर्जुन ने कहा। तुम मेरे साथ चल रही हो अभी। पर औरत ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे मत ले जाओ प्लीज, सिर्फ एक रात रुक जाओ और देखो। अगर तुम्हें कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं सुना, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पर अगर तुमने देखा तो फिर तुम खुद समझ जाओगे। अर्जुन असमंजस में पड़ गया। एक तरफ उसका ड्यूटी था इस औरत को गिरफ्तार करना, दूसरी तरफ उसकी जिज्ञासा थी। वो जानना चाहता था कि आखिर यहां हो क्या रहा है। आखिरकार उसने फैसला किया। ठीक है, उसने कहा, मैं एक रात रुकूंगा, पर तुम मेरे सामने रहोगी। कोई हरकत की तो मैं गोली चला दूंगा। औरत ने सिर हिलाया। ठीक है, पर याद रखना, जो तुम आज रात देखोगे, सुनोगे, उसे इग्नोर मत करना। वो सच होगा, चाहे तुम्हारा दिमाग कुछ भी कहे। सूरज ढलने लगा। आसमान में लाल नारंगी रंग फैल गए और धीरे धीरे अंधेरा उतरने लगा। अर्जुन ने झोपड़ी के बाहर अपना कैंप लगाया। उसने खाना खाया, पानी पिया और फिर इंतजार करने लगा। औरत झोपड़ी के अंदर बैठी रही।
वो कुछ बड़बड़ा रही थी, शायद कोई मंत्र। अर्जुन को नहीं पता था, पर वो साउंड वो अजीब था, लयबद्ध, हिप्नोटिक। रात गहराने लगी, चांद निकल आया और फिर वो शुरू हुआ। पहले सन्नाटा टूटा, धीरे धीरे झिंगुर की आवाजें आईं, फिर रुक गईं। फिर दूर से एक आवाज, बहुत दूर से, एक चीख जैसी, पर इंसानी नहीं। अर्जुन सतर्क हो गया। उसने अपनी बंदूक संभाल ली, टॉर्च तैयार रखी। फिर वो आवाज फिर आई, इस बार करीब, और इस बार ये सिर्फ चीख नहीं थी, ये एक ग्राउल था, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर गुर्रा रहा हो। और फिर पेड़ों के बीच हलचल, कुछ बहुत बड़ा चल रहा था। अर्जुन ने टॉर्च उस तरफ की। रोशनी पेड़ों के बीच पड़ी, पर कुछ दिखा नहीं, सिर्फ शैडोज, हिलती हुई शैडोज। और तभी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक पुराना सा डैगर था। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर जंगल की तरफ, और चिल्लाई, रुक जा, तू नहीं आ सकता, मैं यहां हूं। अर्जुन ने देखा कि जंगल से वो हलचल रुक गई, जैसे कुछ सुन रहा हो, जैसे समझ रहा हो। और फिर एक बार फिर वो आवाज, पर इस बार वो शब्दों में थी, छोड़ दे। अर्जुन का खून जम गया। वो आवाज वो इंसानी नहीं थी, पर शब्द साफ थे। औरत ने फिर चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। और फिर सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अर्जुन की सांसें तेज चल रही थीं, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अभी क्या सुना? औरत उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान। अब समझे? उसने पूछा। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पहली बार उसके तर्क ने उसका साथ छोड़ दिया था। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। कैसे आती? जो उसने सुना था वो उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। छोड़ दे वो आवाज, वो भयानक, अजीब आवाज। अर्जुन ने मुझे बताया था, कपिल, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना कंफ्यूज नहीं हुआ था। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हर चीज को एक्सप्लेन करना चाहता है। हर चीज का एक लॉजिक होना चाहिए। पर उस रात मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। सुबह होते ही अर्जुन उठा। उसकी आंखों में नींद की कमी साफ दिख रही थी। वो औरत जिसे सब डायन कहते थे, वो झोपड़ी के सामने बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे ध्यान में हो। तुमने रात को क्या किया? अर्जुन ने पूछा। औरत ने आंखें खोली। वही जो मैं पिछले 50 साल से कर रही हूं। उसे रोका। वो क्या था? अर्जुन की आवाज में अब पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। औरत ने एक लंबी सांस ली। तुम सच में जानना चाहते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। तो बैठ जाओ, औरत ने कहा, क्योंकि यह कहानी लंबी है और डरावनी भी। औरत ने बताना शुरू किया। मेरा नाम मायरा है। मैं इसी कबीले की हूं। 50 साल पहले जब मैं 20 साल की थी, तब इस जंगल में कुछ हुआ था। कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस समय यह जंगल नॉर्मल था। लोग यहां शिकार करते थे, लकड़ी काटते थे, जड़ी बूटियां इकट्ठी करते थे। कोई डर नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर फिर एक दिन कुछ लोग आए, बाहर से, शहर से। वो कह रहे थे कि वो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, पुरानी चीजें ढूंढते हैं। उन्हें खबर मिली थी कि इस जंगल में कहीं एक पुराना मंदिर है, बहुत पुराना, हजारों साल पुराना। हमारे कबीले के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, कहा कि वो जंगल के उस हिस्से में मत जाओ, वहां जाना मना है। पर वो लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास है, और फिर वो गए। 5 लोग, 3 आदमी, 2 औरतें, वो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में घुस गए, वहां जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। 3 दिन बाद एक आदमी वापस आया, सिर्फ एक, बाकी 4 गायब। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। मायरा आगे बोली, वो आदमी वो पागल हो गया था, बस एक ही बात बोल रहा था। हमने उसे जगा दिया, हमने उसे जगा दिया। हमने पूछा कि क्या हुआ, पर वो कुछ बता नहीं पाया। वो बस रोता रहा, चिल्लाता रहा, और फिर 3 दिन बाद वो मर गया। बुखार से नहीं, घाव से नहीं, बस मर गया, जैसे उसकी जान खिंच गई हो। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसके मरने के बाद मायरा बोली, अजीब चीजें होने लगी। रात को जंगल से आवाजें आती, भारी गहरी आवाजें, कभी कभी चीखें भी। लोग डरने लगे।
और फिर लोग गायब होने लगे। पहले एक शिकारी, फिर एक बच्चा, फिर एक औरत। हर हफ्ते कोई ना कोई गायब हो जाता और उनकी लाश कभी नहीं मिलती। कबीले में घबराहट फैल गई। लोग रात को अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, पर फिर भी लोग गायब होते रहे। तब मेरे पिताजी, जो इस कबीले के तांत्रिक थे, उन्होंने फैसला किया कि वो जाएंगे, वो देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। मैं भी उनके साथ गई, क्योंकि वो मुझे अपनी विद्या सिखा रहे थे। हम जंगल में गए, वहां जहां वो आर्कियोलॉजिस्ट्स गए थे, और फिर हमने उसे देखा। क्या देखा? अर्जुन ने पूछा। मायरा की आंखों में एक गहरा डर तैर गया। एक मंदिर, पर साधारण मंदिर नहीं, वो एक श्मशान मंदिर था, जहां बहुत पहले, शायद सैकड़ों साल पहले, कोई बहुत भयानक तांत्रिक रिचुअल हुआ था, और उस रिचुअल में कुछ बुलाया गया था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था। तुम कह रही हो कि कोई भूत है, प्रेत है? मायरा ने सिर हिलाया। नहीं, वो भूत प्रेत से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो एक पिशाच है, एक ऐसी एंटिटी जो जीवित लोगों की लाइफ फोर्स को खाती है, उनकी एनर्जी को चूस लेती है। उस मंदिर में पुराने समय में किसी ने उसे बुलाया था, शायद पावर पाने के लिए, पर फिर कंट्रोल खो दिया, और तब उन तांत्रिकों ने उसे वहीं बंद कर दिया, सील कर दिया, एक ऐसे सील के साथ जो सदियों तक रहनी थी। पर जब वो आर्कियोलॉजिस्ट्स आए और उन्होंने मंदिर की दीवार तोड़ी, तब वो सील टूट गई और वो आजाद हो गया। अर्जुन अब भी स्केप्टिकल था। ये सब बकवास है, कोई पिशाच विशाच नहीं होते। मायरा ने उसकी तरफ देखा, उसकी नजरों में अब गुस्सा था। तुम्हें यकीन नहीं होता? तो फिर कल रात तुमने क्या सुना? वो आवाज कहां से आई? और वो जो पेड़ों के बीच चल रहा था, वो क्या था? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। मेरे पिताजी, मायरा बोली, उन्होंने अपनी जान लगाकर उसे फिर से बांधा। उन्होंने एक नया सील बनाया, पर इस बार यह सील फिजिकल नहीं था, ये एक लिविंग सील था। यानी किसी को हमेशा यहां रहना होगा, हमेशा विजिलेंट रहना होगा, और रोज, हर रोज एक रिचुअल करना होगा ताकि वो सील मजबूत रहे। मेरे पिताजी ने वो जिम्मेदारी ली, पर 10 साल बाद वो बीमार पड़ गए, और तब उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बताया कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं तब 30 साल की थी, मेरी शादी होने वाली थी, मेरे सपने थे, पर मुझे पता था कि अगर मैंने ये जिम्मेदारी नहीं ली तो पूरा कबीला खत्म हो जाएगा। तो मैंने अपनी जिंदगी इस जंगल को दे दी, इस झोपड़ी को दे दी, और पिछले 50 साल से मैं यही कर रही हूं, उसे रोक रही हूं। अर्जुन चुप था, उसे नहीं पता था कि क्या बोले। पर अब मायरा ने कहा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी शक्ति कम हो रही है, और वो हर दिन मजबूत होता जा रहा है। वो जानता है कि मैं कमजोर हो रही हूं, और वो इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार? अर्जुन ने पूछा। मायरा ने उसकी आंखों में देखा। मेरी मौत का। अर्जुन उस दिन कबीले में वापस आया। उसका दिमाग घूम रहा था। एक तरफ उसका लॉजिक कह रहा था कि यह सब बकवास है, कोई पिशाच नहीं होता, यह सब मेंटल इलनेस है, या फिर कोई क्रिमिनल है जो लोगों को मार रहा है। पर दूसरी तरफ उसने वो आवाज तो सुनी थी, वो हलचल तो देखी थी, वो सब रियल था। उसने अपने सीनियर को फोन किया, डीआईजी रणवीर सिंह। सर, मुझे यहां कुछ अजीब मिल रहा है। क्या मिला? एक औरत है जो खुद को डायन कहती है। वो कह रही है कि जंगल में कोई एंटिटी है और वो उसे कंट्रोल कर रही है। फोन की दूसरी तरफ से थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर रणवीर सिंह बोले, अर्जुन, तुम ठीक तो हो? सर, मैं सीरियस हूं, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा, पर यहां कुछ है, कुछ जो नॉर्मल नहीं है। अर्जुन, रणवीर सिंह ने सख्त आवाज में कहा, तुम वहां इन्वेस्टिगेशन करने गए हो, भूत प्रेत की कहानियां सुनने नहीं। उस औरत को गिरफ्तार करो और वापस आ जाओ। पर सर, कोई परवर नहीं, बस अपना काम करो। फोन कट गया। अर्जुन फ्रस्ट्रेट हो गया। उसे लग रहा था कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। पर फिर उसने सोचा, शायद ये सही भी है, शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूं।
उसने फैसला किया कि वो एक बार फिर जाएगा रात को, और इस बार वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करेगा, कैमरा लगाएगा, रिकॉर्डिंग करेगा, एविडेंस इकट्ठा करेगा। उस रात अर्जुन फिर से जंगल में गया। इस बार उसके साथ थे 2 कैमरास, एक नाइट विजन डिवाइस और 3 टॉर्चेस। उसने मायरा से कहा कि वो अपना रिचुअल करे, पर उसे सब रिकॉर्ड करने दो। मायरा ने हामी भर दी। तुम देख सकते हो, पर याद रखना, अगर कुछ गलत हुआ तो भाग जाना, पीछे मुड़कर मत देखना, बस भाग जाना। रात के ठीक 12 बजे मायरा ने अपना रिचुअल शुरू किया। उसने फर्श पर वो तांत्रिक चिन्ह फिर से बनाया, राख से। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। अर्जुन ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। कैमरा रोलिंग था, नाइट विजन डिवाइस ऑन था, और फिर ठीक 12:30 पर वो शुरू हुआ। पहले एक ठंडी हवा आई, इतनी ठंडी कि अर्जुन की सांस दिखने लगी। फिर पेड़ों में हलचल हुई, पर कोई हवा नहीं थी। फिर वो आवाज, वही भारी गहरी आवाज, छोड़ दे मुझे। मायरा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके माथे पर पसीना आ गया। और फिर अर्जुन ने अपने नाइट विजन डिवाइस में देखा, जंगल के बीच में कुछ था। कोई था, बहुत बड़ा, बहुत विकृत। वो इंसान नहीं था, वो जानवर भी नहीं था, वो कुछ और था। उसका शरीर ट्विस्टेड था, हाथ लंबे और पतले, चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा। अर्जुन की सांस रुक गई, उसका हाथ कांपने लगा। वो चीज वो उसकी तरफ देख रही थी। हालांकि उसकी आंखें नहीं थीं, फिर भी अर्जुन को लग रहा था कि वो उसे देख रही है। और फिर वो आगे बढ़ी, धीरे धीरे, पेड़ों के बीच से अर्जुन की तरफ। मायरा ने और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने अपना डैगर उठाया और अपनी हथेली पर कट लगा लिया। खून निकला। उसने वो खून जमीन पर गिराया, और तभी वो चीज रुक गई, जैसे किसी इनविजिबल वॉल से टकरा गई हो। उसने एक भयानक चीख मारी, इतनी तेज और भयानक कि अर्जुन के कान भन्ना गए। फिर वो पीछे हटने लगी, धीरे धीरे, जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। मायरा जमीन पर गिर गई, थक गई थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अर्जुन दौड़कर उसके पास गया। तुम ठीक हो? मायरा ने सिर हिलाया। हां, पर ज्यादा दिन नहीं, मैं ज्यादा दिन नहीं रोक पाऊंगी। अर्जुन ने अपना कैमरा चेक किया। सब रिकॉर्ड हो गया था, सब कुछ। पर जब उसने प्लेबैक देखा तो सिर्फ स्टैटिक दिखी, काला स्क्रीन। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, जैसे जैसे वो चीज नहीं चाहती थी कि उसे कोई देखे। उस रात अर्जुन को एक बात समझ आ गई, मायरा सच कह रही थी। और अब सवाल यह था, अगर वो मर गई तो उस चीज को कौन रोकेगा? अगले 2 दिन अर्जुन के लिए सबसे मुश्किल दिन थे। उसने जो देखा था वो उसके दिमाग से निकल नहीं रहा था। वो रात दिन सोचता रहता, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? क्या सुपरनैचुरल चीजें रियल हैं? मैंने अर्जुन से पूछा था, भाई तुमने उस रिकॉर्डिंग को किसी को दिखाया? अर्जुन ने कहा था, कपिल, रिकॉर्डिंग में कुछ था ही नहीं, बस स्टैटिक। मेरे सीनियर्स को दिखाता भी तो क्या दिखाता, वो तो ये ही सोचते कि मैं पागल हो गया हूं। पर अर्जुन पागल नहीं हुआ था, वो कंफ्यूज था, डरा हुआ था, पर साथ ही उसे एक जिम्मेदारी भी महसूस हो रही थी। मायरा ने जो कहा था वो उसके कानों में गूंज रहा था, अगर मैं मर गई तो कोई नहीं बचेगा। अर्जुन ने फैसला किया कि वो मायरा से और बात करेगा, ज्यादा जानकारी लेगा, शायद कोई सॉल्यूशन हो, कोई तरीका हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। 5वें दिन की सुबह अर्जुन फिर से उस झोपड़ी की तरफ गया। इस बार उसके साथ कुछ खाना भी था। उसे लगा कि मायरा शायद भूखी होगी। जब वो पहुंचा तो देखा कि मायरा झोपड़ी के बाहर बैठी है। उसका चेहरा पहले से और भी ज्यादा थका हुआ लग रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। तुम ठीक नहीं लग रही, अर्जुन ने कहा। मायरा ने हल्का सा मुस्कुरा दिया, पर वो मुस्कान दुखी थी। मैं ठीक नहीं हूं, हर रात वो मजबूत होता जा रहा है और मैं कमजोर। अर्जुन ने उसे खाना दिया। मायरा ने थोड़ा खाया, पर ज्यादा नहीं, जैसे उसे भूख ही न हो। मायरा, अर्जुन ने कहा, मुझे बताओ, क्या कोई तरीका नहीं है उसे परमानेंटली खत्म करने का? मेरा मतलब है, अगर तुम रोज रिचुअल करके उसे रोक सकती हो, तो क्या कोई ऐसा रिचुअल नहीं जो उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे?
मायरा ने अपना सिर हिलाया। मेरे पिताजी ने भी यही सोचा था। उन्होंने बहुत ट्राई किया, पर वो इतना पावरफुल है कि उसे मारा नहीं जा सकता, बस रोका जा सकता है। तो क्या हम बस इसी तरह हमेशा के लिए उसे रोकते रहेंगे? मायरा ने अर्जुन की तरफ देखा। नहीं, क्योंकि जब मैं मर जाऊंगी तो कोई नहीं होगा इसे रोकने वाला। मेरा कोई बच्चा नहीं है, कोई शिष्य नहीं है जिसे मैं ये विद्या सिखा सकूं। और अब वक्त भी नहीं बचा। कितना वक्त? अर्जुन ने पूछा। मायरा ने अपनी हथेली दिखाई। उस पर वो काला निशान अब फैल रहा था, धीरे धीरे उसकी कलाई तक आ रहा था। ये निशान, मायरा बोली, ये बताता है कि मेरी लाइफ फोर्स कितनी बची है। जब ये मेरे दिल तक पहुंच जाएगा तब मैं मर जाऊंगी, और मुझे लगता है मुझे बस 2-3 हफ्ते बचे हैं। अर्जुन का दिल धक से रह गया। क्या सिर्फ 2-3 हफ्ते? हां, मायरा ने शांत आवाज में कहा। और जब मैं मरूंगी तो वो आजाद हो जाएगा। पहले वो इस कबीले को खत्म करेगा, फिर आसपास के गांवों को, और फिर वो बाहर निकल जाएगा, शहरों की तरफ जहां हजारों लोग हैं। अर्जुन के दिमाग में एक डरावनी पिक्चर बन गई। हजारों लोग सब के सब उस चीज का शिकार। तो हमें कुछ करना होगा, अर्जुन ने कहा। अभी कुछ करना होगा। क्या करोगे? मायरा ने पूछा। तुम पुलिस हो, तुम्हारे पास गन्स हैं, इक्विपमेंट है, पर वो सब उस चीज पर काम नहीं करेगा। वो फिजिकल नहीं है, वो एनर्जी है, डार्क एनर्जी। अर्जुन ने सोचा। फिर उसे एक आइडिया आया। तुमने कहा था कि तुम्हारे पिताजी ने उसे सील किया था, तो वो सील अभी भी है ना मंदिर में? हां, मायरा ने कहा, पर वो सील कमजोर हो चुकी है, टूट चुकी है काफी हद तक। तो क्या हम उस सील को फिर से मजबूत नहीं कर सकते? मायरा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, कर सकते हैं, पर उसके लिए एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस चाहिए। कैसा सैक्रिफाइस? मायरा ने गहरी सांस ली। किसी को अपनी जान देनी होगी, पूरी तरह अपनी लाइफ फोर्स को उस सील में ट्रांसफर करना होगा। तभी वो सील इतनी मजबूत होगी कि वो चीज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अर्जुन चुप हो गया। ये तो इम्पॉसिबल था। कौन अपनी जान देगा? मैं करूंगी, मायरा ने अचानक कहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। क्या? मैं अपनी जान दूंगी। मुझे वैसे भी कुछ ही हफ्ते बचे हैं, तो क्यों ना अपनी मौत को किसी काम में लगाऊं? और पर अगर तुम मर गई तो फिर कोई नहीं होगा। इसीलिए मायरा ने बीच में कहा, इसीलिए मुझे सील को परमानेंट बनाना होगा, ताकि मेरे बाद किसी और को यह बर्डन ना उठाना पड़े। अर्जुन ने महसूस किया कि मायरा का फैसला पक्का है। उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन था। ठीक है, अर्जुन ने कहा, तो हम कब करेंगे ये? आज रात, मायरा बोली, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और सरवाइव करूंगी। उस शाम अर्जुन ने कबीले के लोगों को बुलाया। उसने सबको बताया कि क्या होने वाला है। पहले तो लोग डर गए, पर फिर मुखिया थुंगा ने कहा, अगर मायरा ये कर रही है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। वो 50 साल से हमारी रक्षा कर रही है, अब हमारी बारी है उसका साथ देने की। कबीले के सभी लोग तैयार हो गए, करीब 20 लोग। सबके हाथों में टॉर्चेस थीं। कुछ लोगों के पास ट्रेडिशनल वेपन्स थे, भाले, तीर, कमान। अर्जुन जानता था कि ये वेपन्स उस चीज पर काम नहीं करेंगे, पर फिर भी लोगों को अच्छा लग रहा था कि वो कुछ तो कर रहे हैं। रात के 9 बजे सब जंगल में घुस गए। मायरा सबसे आगे थी। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, शायद उसके पिताजी की। उसमें वो सारे मंत्रास लिखे हुए थे। जंगल का रास्ता अंधेरा और डरावना था, पर इस बार अर्जुन अकेला नहीं था। उसके साथ पूरा कबीला था। करीब 1 घंटे की वॉकिंग के बाद वो उस जगह पहुंचे। वो मंदिर या यूं कहूं कि मंदिर के अवशेष। ये बहुत पुराना था। दीवारें टूटी हुई थीं, छत गिर चुकी थी, पर बीच में एक प्लेटफॉर्म था, काला, और उस पर वही सिंबल बना हुआ था, वही पंचकोण। पर इस बार यह सिंबल फीका पड़ गया था, धुंधला हो गया था। ये वो सील है, मायरा ने कहा, ये यही है। अर्जुन ने मंदिर के चारों तरफ देखा। सब कुछ शांत था, पर वो फीलिंग फिर से आई, वो फीलिंग कि कोई देख रहा है। मायरा, अर्जुन ने कहा,
अगर तुमने ये रिचुअल शुरू किया तो वो आएगा ना? मायरा ने सिर हिलाया। हाँ, वो जरूर आएगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि मैं सील को फिर से मजबूत करूं। वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा। तो हम क्या करेंगे? तुम सबको बस इतना करना है, मायरा ने कहा। मुझे वक्त देना, बस थोड़ा सा वक्त, ताकि मैं रिचुअल पूरा कर सकूं। और हाँ, उसकी तरफ मत देखना, चाहे वो कुछ भी करे, उसकी तरफ मत देखना, क्योंकि अगर तुमने उसकी आंखों में देखा तो तुम खो जाओगे। अर्जुन ने सबको यह बात समझाई। सबने हामी भर दी। मायरा ने प्लेटफॉर्म के बीच में बैठकर अपनी किताब खोली। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, धीमी आवाज में, पर स्पष्ट। शुरू में कुछ नहीं हुआ, सब शांत था, पर धीरे धीरे हवा बदलने लगी, ठंडी हो गई। और फिर वो आवाजें शुरू हुई, पहले दूर से, फिर पास से। विस्पर्स, फुसफुसाहटें, जैसे कोई बहुत सारे लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों, पर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। कबीले के लोग डर गए। कुछ लोग पीछे हटने लगे, पर थूंगा ने उन्हें रोका। रुको, हम यहां साथ हैं, हम डरेंगे नहीं। मायरा का मंत्र तेज होता गया। उसकी आवाज अब जोर से गूंज रही थी, और प्लेटफॉर्म पर वो सिंबल वो फिर से चमकने लगा, धीरे धीरे, पहले हल्का, फिर और ब्राइट। और तभी वो आया, पेड़ों के बीच से, धीरे धीरे। वही चीज जो अर्जुन ने नाइट विजन में देखी थी। इस बार वो और क्लियर दिख रहा था, क्योंकि अब वो बिल्कुल पास था। उसका शरीर इंसान जैसा था, पर ट्विस्टेड। हड्डियां बाहर निकली हुई थीं, त्वचा सड़ी हुई थी, हाथ बहुत लंबे थे, जमीन तक लटक रहे थे, और चेहरे की जगह सिर्फ एक खोखलापन था। अंधेरा, पर उस अंधेरे में दो छोटी लाल बत्तियां जैसी चीजें, आंखें शायद। वो चीज धीरे धीरे मायरा की तरफ बढ़ी और एक आवाज निकाली, इतनी भयानक कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। रुक जा। मायरा ने अपनी आंखें बंद रखीं, मंत्र पढ़ती रही। वो चीज और करीब आई। उसके मुंह से एक तरल पदार्थ टपक रहा था, काला, गाढ़ा। कबीले के कुछ लोग चिल्लाए। एक आदमी ने तीर चलाया, तीर उस चीज में घुस गया, पर फर्क कुछ नहीं हुआ। वो चीज बिल्कुल नॉर्मल रही, जैसे तीर ने उसे छुआ ही नहीं। अर्जुन ने अपनी गन निकाली। उसने फायर किया, एक गोली, फिर 2, फिर 3। गोलियां उस चीज के शरीर में घुसी, पर फिर वो बाहर निकल गईं, दूसरी तरफ से, जैसे उसका शरीर सॉलिड ही नहीं। वो चीज अब सिर्फ 5 फीट दूर थी मायरा से। उसने अपना हाथ उठाया, उन लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों को फैलाया। रुक जा, मैं निकलूंगा। पर मायरा ने अपना मंत्र नहीं रोका। उसने अपनी किताब के आखिरी पेज पर पहुंच गई। आखिरी मंत्र, सबसे पावरफुल। उसने अपना डैगर उठाया और इस बार उसने अपनी छाती में घोंप दिया। नहीं, अर्जुन चिल्लाया। खून बहने लगा, बहुत सारा खून। मायरा ने उस खून को अपने हाथों में लिया और प्लेटफॉर्म पर उस सिंबल के ऊपर डाल दिया। तभी एक ब्राइट लाइट निकली, इतनी तेज कि सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, और उस लाइट के साथ एक चीख। वो चीज चिल्लाई, इतनी जोर से कि लगा जैसे पूरा जंगल हिल गया। जब अर्जुन ने फिर से आंखें खोली तो वो चीज गायब थी, बिल्कुल गायब, और मायरा जमीन पर गिर चुकी थी। अर्जुन दौड़कर उसके पास गया। उसने उसे गोद में उठाया। मायरा, होल्ड ऑन। मायरा ने धीरे से आंखें खोली। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। हो गया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अब वो कभी नहीं निकल पाएगा। तुम मत मरो, अर्जुन बोला। प्लीज, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। पर मायरा ने सिर हिलाया। नहीं, मेरा काम खत्म हुआ। अब मैं जा सकती हूं। उसने अपना हाथ अर्जुन के चेहरे पर रखा। तुम अच्छे हो, तुमने मेरी बात सुनी, थैंक यू। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं, हमेशा के लिए। मायरा मर चुकी थी, पर उसने अपनी जान देकर पूरे कबीले को बचा लिया था, शायद पूरी दुनिया को। मायरा की मौत के बाद कबीले में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग खुश थे कि वो चीज, वो पिशाच अब हमेशा के लिए बंद हो गया था, पर साथ ही एक गहरा दुख भी था। मायरा ने अपनी पूरी जिंदगी उनकी रक्षा में लगा दी थी,
और आखिर में अपनी जान भी दे दी। अर्जुन ने मुझे बताया था, कपिल, उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि सैक्रिफाइस का असली मतलब क्या होता है। मायरा को कोई नहीं जानता था, उसकी कोई पहचान नहीं थी, कोई फेम नहीं थी, पर उसने जो किया वो किसी हीरो से कम नहीं था। कबीले के लोगों ने मायरा का अंतिम संस्कार किया। पूरे सम्मान के साथ उसकी झोपड़ी को जला दिया गया और उस मंदिर के पास एक छोटा सा स्मारक बनाया गया ताकि लोग याद रखें कि किसने उन्हें बचाया था। अर्जुन का प्लान था कि वो 2-3 दिन में वापस चला जाएगा, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, केस क्लोज करेगा। पर सामाई रानी टाटारी कुछ अजीब होने लगा। मायरा की मौत के अगले दिन सुबह के करीब 6 बजे अर्जुन अपनी टेम्पररी अकोमोडेशन में सो रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बच्चों की आवाज, रोने की आवाज। अर्जुन उठा और बाहर गया। देखा कि कबीले के 3-4 बच्चे एक झोपड़ी के बाहर खड़े रो रहे हैं। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। एक बच्चा, शायद 8-9 साल का, रोते हुए बोला, मेरी माँ कल रात से नहीं उठी। अर्जुन का दिल धक से रह गया। वो झोपड़ी के अंदर गया। वहां एक औरत लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे सो रही हो, पर वो सांस नहीं ले रही थी। अर्जुन ने उसकी नब्ज चेक की, कुछ नहीं, वो मर चुकी थी। थुंगा को बुलाओ, अर्जुन ने बच्चों से कहा। थुंगा जल्दी आया। उसने औरत को देखा, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये रीमा है, थुंगा ने कहा, वही जिसकी झोपड़ी जंगल के सबसे करीब थी। अर्जुन को याद आया, रीमा, वो औरत जिससे उसने पहले दिन बात की थी। पर ये कैसे मरी? अर्जुन ने पूछा। कोई इंजरी नहीं है, कोई निशान नहीं। थुंगा ने रीमा का हाथ उठाया। उसकी हथेली पर एक काला निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मायरा के हाथ पर था। अर्जुन की सांस रुक गई। ये कैसे? थुंगा ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। मुझे लगता है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। पर मायरा ने सील कर दिया था, मैंने खुद देखा था। मैं जानता हूं, थुंगा बोला, पर शायद कुछ छूट गया, शायद वो पूरी तरह बंद नहीं हुआ। अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। अगर वो चीज अभी भी एक्टिव है तो मायरा की सैक्रिफाइस बेकार हो गई। हमें फिर से उस मंदिर में जाना होगा, अर्जुन ने कहा। नहीं, थुंगा ने सिर हिलाया, अभी नहीं, पहले हमें देखना होगा कि और कोई प्रभावित तो नहीं हुआ। पूरे दिन अर्जुन और थुंगा ने कबीले के हर घर में चेक किया और जो उन्हें मिला वो डरावना था। कुल 7 लोग, 7 लोगों के हाथों पर वही काला निशान था, हल्का सा, पर था। और सबसे अजीब बात, ये सब वो लोग थे जो कल रात मंदिर में गए थे, जो मायरा के साथ थे। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने पूछा। हम तो सिर्फ वहां खड़े थे, हमने तो कुछ किया नहीं। थुंगा ने गहरी सांस ली। शायद जब मायरा ने सील किया तो उस चीज का कुछ हिस्सा बाहर रह गया और वो हिस्सा हम लोगों में घुस गया। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था। मतलब अब हम सब इन्फेक्टेड हैं? थुंगा कुछ नहीं बोला, पर उसकी खामोशी ही जवाब थी। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसने अपने हाथ बार बार चेक किए। अभी तक कोई निशान नहीं था, पर वो जानता था कि वो भी वहां था, तो शायद उसे भी वो निशान आएगा। करीब 3 बजे रात में उसे बाहर से आवाजें सुनाई दी। वो उठा और देखा कि कबीले के कुछ बच्चे जंगल की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे, जैसे नींद में चल रहे हों। रुको, अर्जुन चिल्लाया और उनके पीछे भागा, पर बच्चे रुके नहीं, वो बस चलते रहे। उनकी आंखें खुली थीं, पर खाली थीं, जैसे कोई और उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। अर्जुन ने एक बच्चे को पकड़ा, उसे हिलाया। उठो, क्या हो रहा है तुम्हें? बच्चे ने अर्जुन की तरफ देखा, फिर धीमी मैकेनिकल आवाज में बोला, बुला रहा है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। कौन बुला रहा है? वो। और फिर बच्चा कोलैप्स हो गया, बेहोश। अर्जुन ने बाकी बच्चों को भी रोका, सबको वापस लाया, थुंगा को बुलाया। ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने पूछा। बच्चे जंगल की तरफ क्यों जा रहे थे? थुंगा ने बच्चों को चेक किया।
सबके हाथों पर वही काला निशान, पर यह निशान बच्चों के हाथ पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बच्चे तो मंदिर में गए ही नहीं थे। ये फैल रहा है, थुंगा ने कहा। जो लोग मंदिर में गए थे उनसे ये दूसरों में फैल रहा है। अर्जुन को समझ आ गया, ये कोई वायरस की तरह था, सुपरनैचुरल वायरस जो एक से दूसरे में जा रहा था। हमें कुछ करना होगा, अर्जुन ने कहा, अब भी, इससे पहले कि पूरा कबीला इन्फेक्टेड हो जाए। पर क्या? थुंगा ने पूछा। मायरा जा चुकी है, अब कौन इसे रोकेगा? अर्जुन ने सोचा। फिर उसे एक आइडिया आया। थुंगा, मायरा की वो किताब कहां है जिसमें वो मंत्रास थे? वो तो जल गई झोपड़ी के साथ। क्या? अर्जुन का दिल बैठ गया। मतलब अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है? थुंगा ने कुछ सोचा, फिर बोला, एक तरीका हो सकता है। मायरा के पिताजी, उनकी एक और शिष्या थी, बहुत साल पहले। शायद वो अभी भी जिंदा हो, शायद उसे कुछ पता हो। कहां है वो? पास के शहर में, तवांग। वहां एक मॉनेस्ट्री है, वो वहां रहती है। अर्जुन ने तुरंत फैसला किया, मुझे उससे मिलना होगा, अभी। पर वहां जाने में 3-4 घंटे लगेंगे, पैदल। कोई बात नहीं, अर्जुन ने कहा, मैं जाऊंगा, तुम यहां सबको संभालो, किसी को भी जंगल के पास मत जाने दो। पर सुबह होते ही अर्जुन निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, पहाड़ी, पथरीला, पर उसे जाना था। 4 घंटे की वॉकिंग के बाद वो तवांग पहुंचा। छोटा सा शहर, शांत, खूबसूरत। उसने मॉनेस्ट्री के बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि वो शहर के बाहर पहाड़ी पर है। अर्जुन वहां पहुंचा। बड़ी सी इमारत, लाल सफेद रंग की, बहुत शांत। उसने अंदर जाकर एक मंक से पूछा, मुझे एक औरत से मिलना है, उसका नाम मुझे नहीं पता, पर वो 50-60 साल पहले इस इलाके में एक तांत्रिक की शिष्या थी। मंक ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, आप शायद दीदी तारा के बारे में पूछ रहे हैं। वो यहां रहती हैं, पर वो किसी से मिलती नहीं। प्लीज, अर्जुन ने कहा, बहुत जरूरी है, लोगों की जानें खतरे में हैं। मंक ने अर्जुन की आंखों में देखा, फिर बोला, ठीक है, मैं उन्हें बताता हूं, पर अगर वो मना कर दें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 10 मिनट बाद मंक वापस आया। वो मिलेंगी, पर सिर्फ 5 मिनट। अर्जुन को एक छोटे से कमरे में ले जाया गया। वहां एक औरत बैठी थी, करीब 70 साल की, सफेद बाल, शांत चेहरा। मैं तारा हूं, उसने कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अर्जुन ने पूरी कहानी सुनाई, मायरा के बारे में, मंदिर के बारे में, उस पिशाच के बारे में, और अब जो हो रहा है उसके बारे में। तारा ने शांति से सुना, फिर बोली, मुझे पता था यह दिन आएगा। आपको पता था? हां, तारा ने कहा। जब मायरा की उम्र हो रही थी तब मैंने उसके पिताजी से कहा था कि मुझे सिखाओ, मैं भी यह जिम्मेदारी लूंगी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा कि यह बर्डन एक ही परिवार को उठाना चाहिए। मैं बाहर की हूं, पर मुझे पता था कि एक दिन मायरा भी थक जाएगी और तब प्रॉब्लम होगी। तो आप जानती हैं कि अब क्या करना होगा? तारा ने सिर हिलाया। हां, पर पहले मुझे तुम्हारा हाथ देखने दो। अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तारा ने उसकी हथेली पर गौर से देखा, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारे हाथ पर अभी तक निशान नहीं है। हां, अर्जुन ने कहा, पर बाकी सबके हाथ पर है। इसका मतलब, तारा ने कहा, इसका मतलब तुम चोजन हो। चोजन? किसके लिए? तारा ने अर्जुन की आंखों में देखा, गहराई से। तुम्हें नहीं पता? उसने पूछा। मायरा ने तुम्हें क्यों बुलाया था? उसने पुलिस को क्यों बुलाया था? अर्जुन कंफ्यूज था। वो तो कबीले के लोगों ने कंप्लेंट की थी। नहीं, तारा ने कहा, वो मायरा ने करवाई थी। उसने जानबूझकर तुम्हें बुलाया था, क्योंकि वो जानती थी कि उसका समय आ गया है और उसे एक सक्सेसर चाहिए था। सक्सेसर? मतलब, तारा ने कहा, मायरा चाहती थी कि तुम उसकी जगह लो, तुम बनो अगले रक्षक। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। क्या? पर मैं तो एक पुलिस ऑफिसर हूं, मुझे तो इन सब चीजों का कुछ पता नहीं। इसीलिए, तारा ने कहा,
इसीलिए तुम्हारे हाथ पर निशान नहीं है, क्योंकि उस चीज ने तुम्हें आइडेंटिफाई किया है। उसे पता है कि तुम अगले गार्डियन बनने वाले हो, और वो तुम्हें तब तक नहीं छुएगा जब तक तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते। अर्जुन के दिमाग में धमाका हो गया। मायरा उसे बचाने के लिए नहीं मरी थी। मायरा मरी थी ताकि अर्जुन उसकी जगह ले सके। अर्जुन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो तारा को देखता रहा। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। नहीं, अर्जुन ने आखिरकार कहा, ये नहीं हो सकता। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हूं। ही तारा ने शांति से कहा, गार्डियन बनने के लिए तांत्रिक होना जरूरी नहीं। जरूरी है एक मजबूत इरादा, एक क्लीन सोल, और सबसे अहम, सैक्रिफाइस करने की हिम्मत। मायरा ने तुम्हें देखा, उसने तुम्हारे अंदर वो सब देखा, पर मैं नहीं कर सकता। अर्जुन की आवाज में फ्रस्ट्रेशन था। मेरी अपनी जिंदगी है, मेरा करियर है। मैं अपनी पूरी जिंदगी उस जंगल में नहीं बिता सकता। तारा ने गहरी सांस ली। मैं समझती हूं, ये एक बहुत बड़ा बर्डन है, पर अगर तुमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो क्या होगा? वो 7 लोग मर जाएंगे, फिर बाकी कबीला, फिर आसपास के गांव, और फिर कौन जानता है कितने लोग। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तो कोई और तरीका नहीं है? कोई और सॉल्यूशन नहीं? तारा ने सिर हिलाया। नहीं, मायरा ने जो सील बनाई थी वो इनकम्प्लीट थी, क्योंकि वो मर गई इससे पहले कि रिचुअल पूरा होता। अब सील को कंप्लीट करने के लिए एक नया गार्डियन चाहिए। और अगर मैंने मना कर दिया? तारा की आंखों में एक गहरा दुख तैरा। तो फिर मुझे वो करना होगा जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे उस पूरे इलाके को पर्ज करना होगा। पर्ज? मतलब? तारा ने कहा, मुझे एक ऐसा रिचुअल करना होगा जो उस पिशाच को तो खत्म कर देगा, पर साथ में वो सब भी खत्म हो जाएंगे जो इन्फेक्टेड हैं, यानी वो 7 लोग, और हो सकता है पूरा कबीला। अर्जुन का दिल बैठ गया। नहीं, ये तो मर्डर होगा। मैं जानता हूं, तारा ने शांत आवाज में कहा। इसीलिए मैं तुम्हें दूसरा ऑप्शन दे रही हूं। तुम गार्डियन बन जाओ, सिर्फ कुछ साल के लिए। जब तक हम कोई और तरीका नहीं ढूंढ लेते, तुम्हें हमेशा के लिए वहां नहीं रहना होगा। बस जब तक एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। अर्जुन ने अपना सिर पकड़ लिया। यह डिसीजन बहुत बड़ा था, बहुत हैवी। एक तरफ उसकी अपनी जिंदगी थी, उसके सपने थे, उसका करियर था। दूसरी तरफ सैकड़ों जानें थीं। अर्जुन ने तारा से कुछ समय मांगा। वो मॉनेस्ट्री के बाहर गया, एक पहाड़ी पर बैठ गया। नीचे शहर दिख रहा था, शांत, सुंदर। उसने अपने फोन में अपने सीनियर को कॉल किया, डीआईजी रणवीर सिंह। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ अर्जुन, बोलो। अर्जुन ने सोचा कि क्या बताए। अगर उसने सच बताया कि यहां एक सुपरनैचुरल एंटिटी है, कि लोगों की जानें खतरे में है, कि उसे गार्डियन बनना है, तो रणवीर सिंह क्या सोचेंगे कि वो पागल हो गया है। आखिरकार उसने कहा, सर, यहां सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है मुझे यहां थोड़ा और वक्त चाहिए। कितना वक्त? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, शायद 1-2 महीने। फोन की दूसरी तरफ से खामोशी रही। फिर रणवीर सिंह ने कहा, अर्जुन, ये एक सिंपल केस था, एक अंधविश्वास का मामला। तुम्हें बस उस औरत को गिरफ्तार करना था और वापस आना था। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें 1-2 महीने चाहिए। क्या चल रहा है वहां? सर, प्लीज ट्रस्ट मी, अर्जुन ने कहा। मुझे नहीं पता मैं क्या एक्सप्लेन करूं, पर यहां कुछ है जो नॉर्मल नहीं है। रणवीर सिंह की आवाज सख्त हो गई। अर्जुन, मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूं। 1 हफ्ते में तुम केस क्लोज करके वापस आओगे, समझे? पर सर, कोई परवर नहीं, 1 हफ्ता बस। फोन कट गया। अर्जुन ने अपना फोन रख दिया। 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता उसके पास था। उसने सोचा, क्या 1 हफ्ते में कोई सॉल्यूशन मिल सकता है? क्या तारा कोई और तरीका बता सकती है? उसने वापस जाकर तारा से पूछा, 1 हफ्ते में क्या हम कुछ कर सकते हैं? तारा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, एक तरीका है, पर वो बहुत रिस्की है। क्या? हम उस पिशाच को मार सकते हैं। अर्जुन की आंखें चमक गईं। कैसे?
मायरा ने कहा था कि उसे मारा नहीं जा सकता। मारा जा सकता है, तारा ने कहा, पर उसके लिए हमें उसके सोर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। सोर्स? हां, हर पिशाच का एक सोर्स होता है, एक एंकर, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट जिससे वो कनेक्टेड होता है। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दें तो पिशाच भी खत्म हो जाएगा। अर्जुन को उम्मीद की एक किरण दिखी। और वो ऑब्जेक्ट कहां होगा? उस मंदिर में, तारा ने कहा, कहीं छुपा हुआ, शायद जमीन के नीचे, शायद दीवार में। हमें ढूंढना होगा। तो फिर चलिए, अर्जुन ने कहा। अभी चलते हैं। तारा ने सिर हिलाया। नहीं, पहले हमें तैयारी करनी होगी। मुझे कुछ चीजें चाहिए, हर्ब्स, सेक्रेड आइटम्स, और सबसे अहम, हमें ठीक समय पर जाना होगा। कब? नई अमावस्या की रात, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, तब पिशाच भी सबसे कमजोर होता है। और नई अमावस्या कब है? तारा ने कैलेंडर देखा। 4 दिन बाद। अर्जुन ने हिसाब लगाया। 4 दिन। उसके पास एक हफ्ता था। मतलब ये हो सकता था। ठीक है, अर्जुन ने कहा, 4 दिन बाद हम जाएंगे। अर्जुन वापस कबीले में आया। स्थिति और बिगड़ गई थी। अब 10 लोगों के हाथों पर वो निशान था, और वो 7 लोग जो पहले इन्फेक्टेड हुए थे, उनकी हालत बहुत खराब थी। वो बुखार में थे, बड़बड़ा रहे थे, नींद में चीख रहे थे। ठुंगा ने अर्जुन से पूछा, क्या मिला? कोई सॉल्यूशन? अर्जुन ने उसे तारा के प्लान के बारे में बताया। ठुंगा ने राहत की सांस ली। तो उम्मीद है? हां, अर्जुन ने कहा, पर हमें 4 दिन इंतजार करना होगा। तब तक हमें सबको सेफ रखना होगा। पर अगले 3 दिन बहुत मुश्किल थे। हर रात इन्फेक्टेड लोग उठते और जंगल की तरफ जाने की कोशिश करते। उन्हें रोकना पड़ता, बांधना पड़ता, और हर रात वो आवाजें आती जंगल से, वो भारी गहरी आवाजें। आ जाओ मेरे पास। चौथे दिन की शाम तारा आई। उसके साथ एक बड़ा सा बैग था। उसमें तरह तरह की चीजें थीं, ड्राइड हर्ब्स, सेक्रेड ऐश, कुछ अजीब से सिंबल्स वाले कपड़े और एक पुराना डैगर। ये सब क्या है? अर्जुन ने पूछा। प्रोटेक्शन, तारा ने कहा, और डिस्ट्रक्शन के लिए टूल्स। अगर हमने वो ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया तो हमें उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। ये डैगर ये खास है, इसे ब्लेसेड किया गया है। उस रात ठीक 12 बजे अर्जुन, तारा और ठुंगा तीनों जंगल में घुसे। बाकी कबीले के लोग पीछे रहे, क्योंकि जितने कम लोग जाएंगे उतना बेटर था। रास्ते में तारा ने अर्जुन को कुछ मंत्रास सिखाए। अगर वो आया तो ये मंत्रास पढ़ना, ये तुम्हें थोड़ा प्रोटेक्शन देंगे। अर्जुन ने मंत्रास याद किए। हालांकि उसे अभी भी यकीन नहीं था कि ये काम करेंगे। मंदिर पहुंचने में उन्हें 1 घंटा लगा। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि मायरा का वो स्मारक टूट चुका था, जैसे किसी ने तोड़ा हो। यह अच्छा नहीं है, तारा ने कहा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि वो पिशाच अब ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो अब फिजिकल चीजों को भी अफेक्ट कर सकता है। वो मंदिर के अंदर गए। तारा ने अपनी टॉर्च लाइट से चारों तरफ देखा, फिर जमीन पर उस सिंबल की तरफ इशारा किया। वो ऑब्जेक्ट यहीं कहीं होना चाहिए, इस सिंबल के नीचे। ठुंगा और अर्जुन ने जमीन खोदना शुरू किया। मिट्टी सख्त थी, पर धीरे धीरे वो गहरे जाते गए, और फिर करीब 2 फीट नीचे उन्हें कुछ मिला। एक बॉक्स, लकड़ी का, बहुत पुराना। उस पर अजीब से कार्विंग्स थे। ये है, तारा ने कहा, ये वो एंकर है। ये अर्जुन ने बॉक्स उठाया। भारी था। उसने खोलने की कोशिश की, पर बंद था, लॉक्ड। इसे तोड़ दो, तारा ने कहा। पर जैसे ही अर्जुन ने बॉक्स को जमीन पर पटकने की कोशिश की, तभी वो आवाज आई, एक भयानक कान फाड़ू चीख। और फिर वो आया, पेड़ों के बीच से। वो पिशाच। इस बार वो और क्लियर दिख रहा था। इस बार वो ज्यादा सॉलिड लग रहा था। तारा ने तुरंत मंत्रास पढ़ना शुरू किया। उसने सेक्रेड ऐश हवा में फेंकी। पिशाच रुक गया, जैसे इनविजिबल वॉल से टकराया हो। जल्दी करो, तारा चिल्लाई, बॉक्स को तोड़ो। अर्जुन ने बॉक्स को एक बड़े पत्थर पर पटका। 1 बार, 2 बार, 3 बार। आखिरकार बॉक्स टूट गया और अंदर से एक खोपड़ी निकली।
इंसान की खोपड़ी, पर वो नॉर्मल नहीं थी। उस पर तरह तरह के सिंबल्स कार्व्ड थे और वो ग्लो कर रही थी, हल्का सा लाल रंग में। ये है सोर्स, तारा ने कहा। इसे डिस्ट्रॉय करो अभी। अर्जुन ने वो ब्लेसेड डैगर उठाया और पूरी ताकत से खोपड़ी पर वार किया। डैगर अंदर घुस गया और तभी एक ब्राइट फ्लैश हुई, इतनी तेज कि सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब अर्जुन ने फिर से आंखें खोलीं तो देखा कि खोपड़ी टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी और वो ग्लो खत्म हो चुकी थी और वो पिशाच वहीं खड़ा था। पर अब वो कमजोर लग रहा था, फेडिंग। उसने एक आखिरी चीख मारी और फिर धीरे धीरे गायब हो गया, हवा में घुल गया। सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन, तारा और थुंगा तीनों वहीं खड़े रहे, सांस लेते हुए। हो गया? अर्जुन ने पूछा। तारा ने मंदिर के चारों तरफ देखा, फिर जमीन पर उस सिंबल को देखा। सिंबल अब धुंधला पड़ रहा था, गायब हो रहा था। हां, तारा ने कहा, हो गया, वो खत्म हो गया। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था। सच में? तारा ने मुस्कुरा दिया। पर तभी एक और आवाज आई, पीछे से। तीनों ने मुड़कर देखा। वहां कबीले के वो 7 लोग खड़े थे, वो जो इन्फेक्टेड थे, पर उनकी आंखें अब नॉर्मल नहीं थीं। वो लाल थीं, चमक रही थीं। और फिर एक साथ 7 ने बोला, एक ही आवाज में, डीप, अननेचुरल, तुमने सोचा मैं इतना आसान हूं? अर्जुन का दिल धक से रह गया। वो पिशाच वो मरा नहीं था, वो उन लोगों में घुस गया था और अब वो 7 शरीरों में था, 7 जगह पर। तारा की आंखें फटी रह गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता, पर हो चुका था। और अब सिचुएशन पहले से भी बदतर थी। अर्जुन ने मुझे बताया था, कपिल, उस पल मुझे लगा कि हम हार गए, पूरी तरह से हार गए। हमने सोचा था कि हमने उसे खत्म कर दिया, पर असल में हमने उसे और ताकतवर बना दिया था। वो 7 लोग जिनके शरीर में अब पिशाच था, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनकी चाल अजीब थी, मैकेनिकल, जैसे पपेट्स हों। भागो! तारा चिल्लाई। तीनों पीछे मुड़े और दौड़ने लगे, पर उन 7 लोगों ने भी रफ्तार पकड़ ली। वो भाग रहे थे, पर नॉर्मल तरीके से नहीं। वो जैसे रेंग रहे थे, हाथों और पैरों दोनों का इस्तेमाल करते हुए, जैसे जानवर रेंगते हैं। ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने दौड़ते दौड़ते चिल्लाया। तारा ने जवाब दिया, जब हमने स्कल को डिस्ट्रॉय किया तो पिशाच का फिजिकल एंकर तो टूट गया, पर उसकी एनर्जी को कहीं तो जाना ही था और उसने वो सबसे इजी टारगेट चुना, वो लोग जो पहले से ही इन्फेक्टेड थे। तो अब क्या करें? मुझे सोचने दो। तारा की आवाज में घबराहट थी। वो तीनों जंगल के बीच से भागते रहे। पीछे से वो आवाजें आ रही थीं, वो 7 लोगों की आवाजें, पर वो नॉर्मल आवाजें नहीं थीं, वो ग्राउल्स थीं, जानवरों जैसी। अचानक थुंगा की पैर एक जड़ में फंस गई, वो गिर गया। थुंगा! अर्जुन दौड़कर उसके पास गया, पर तब तक वो 7 लोग बहुत करीब आ चुके थे, सिर्फ 20-30 फीट दूर। तारा ने अपने बैग से कुछ निकाला, एक छोटी सी बॉटल, उसमें कोई लिक्विड था। ये होली वाटर है, तारा ने कहा, इससे हमें थोड़ा वक्त मिलेगा। उसने बॉटल खोली और वो पानी उन 7 लोगों की तरफ फेंका। जैसे ही पानी उन पर पड़ा, वो चीखने लगे, जोर से, दर्द से। उनकी त्वचा पर जहां पानी लगा था, वहां धुआं उठने लगा, जैसे जल रहा हो। चलो अभी, तारा ने कहा। तीनों फिर से भागे। इस बार वो कबीले तक पहुंच गए, पर जो उन्होंने वहां देखा वो और भी डरावना था। कबीला खाली था, हर झोपड़ी, हर घर, सब खाली, कोई नहीं था, एक भी इंसान नहीं। ये कैसे हो सकता है? थुंगा ने कहा, यहां तो 50 लोग थे। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, कोई स्ट्रगल का निशान नहीं था, कोई खून नहीं, कुछ नहीं, जैसे सब बस गायब हो गए। तारा ने एक झोपड़ी में झांका, अंदर खाना पक रहा था, आग जल रही थी, पर कोई नहीं था। ये रिसेंटली हुआ है, तारा ने कहा, शायद जब हम मंदिर में थे तभी,
पर गए कहां? अर्जुन ने पूछा। तभी दूर से एक आवाज सुनाई दी, बहुत सारे लोगों की आवाज, एक साथ कुछ गा रहे थे या चांट कर रहे थे। वो आवाज जंगल से आ रही है, थुंगा ने कहा। तीनों उस आवाज की तरफ गए, धीरे धीरे, सावधानी से, और फिर उन्होंने देखा जंगल के बीच में एक क्लियरिंग में पूरा कबीला खड़ा था। सब के सब, औरतें, आदमी, बच्चे, बूढ़े, सब। पर वो खड़े नहीं थे, वो एक सर्कल बना रहे थे, और उस सर्कल के बीच में वो 7 लोग थे, वो जो इन्फेक्टेड थे, और सब लोग एक ही चांट दोहरा रहे थे, बार बार, एक अजीब भाषा में, जो अर्जुन समझ नहीं पाया। ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए पूछा। तारा की आंखों में डर था, असली डर। ये समनिंग रिचुअल है। समनिंग? किसे बुला रहे हैं ये लोग? तारा ने अर्जुन की तरफ देखा, उसे, असली को, जो सदियों से जंगल में कैद है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब वो पिशाच जिससे हम लड़ रहे थे वो असली नहीं था? नहीं, तारा ने कहा, वो सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा था, एक शैडो। असली एंटिटी वो अभी भी सील के पीछे है, उस मंदिर में, जमीन के नीचे, बहुत गहरे। और अब पिशाच इन लोगों को यूज कर रहा है, इन्हें कंट्रोल कर रहा है, ताकि ये लोग एक रिचुअल करें, एक ऐसा रिचुअल जो उस असली एंटिटी को बाहर निकाल दे। तो हमें इन्हें रोकना होगा, अर्जुन ने कहा। कैसे? तारा ने कहा। यह पूरा कबीला है, 50 लोग, हम 3 हैं, और सबसे बड़ी बात, ये लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, ये पोजेस्ड हैं। अगर हमने इन्हें चोट पहुंचाई तो, अर्जुन समझ गया, ये इनोसेंट लोग थे, इनका कोई कंट्रोल नहीं था अपने ऊपर। तो क्या हम बस खड़े रहें और देखें? अर्जुन ने फ्रस्ट्रेशन में कहा। तभी उन 7 लोगों में से एक ने अपना सिर उठाया, उसने अर्जुन की तरफ देखा, उसकी लाल आंखों से डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, और फिर वो बोला, उसी डीप अननेचुरल आवाज में, अर्जुन, शेखावत तुम देर से आए। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, वो चीज उसका नाम जानती थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्या चाहिए तुम्हें? अर्जुन ने चिल्लाकर पूछा। पिशाच ने या उन 7 लोगों ने एक साथ मुस्कुराया, एक ट्विस्टेड भयानक मुस्कान। तुमने मेरा एंकर तोड़ दिया, अच्छा किया। अर्जुन कंफ्यूज था। अच्छा किया? हां, अब मैं फ्री हूं उस बॉक्स से, अब मैं सीधा अपने मास्टर के पास जा सकता हूं। तारा ने घबराकर कहा। नहीं, तुमने क्या कर दिया अर्जुन? वो बॉक्स पिशाच को कंटेन नहीं कर रहा था, वो पिशाच और उसके मास्टर के बीच का लिंक तोड़ रहा था। और अब जब बॉक्स टूट गया है तो? अर्जुन ने पूछा। तो अब पिशाच अपने मास्टर को बुला सकता है, तारा ने कहा। और वो मास्टर, वो एंटिटी, वो सदियों से इसी का इंतजार कर रहा था। अर्जुन को लगा जैसे उसकी सारी दुनिया उलट गई। मायरा ने उसे रोका था, चेताया था, पर उसने नहीं सुना। तारा ने एक सॉल्यूशन दिया, और उसने बिना पूरी तरह समझे वो कर दिया। और अब वो असली भय को बाहर निकाल चुके थे। जैसे ही ये बात स्पष्ट हुई, पूरा कबीला एक साथ चुप हो गया, उनका चांट रुक गया। फिर सबने एक साथ, 50 लोगों ने अपना सिर नीचे झुकाया, जमीन की तरफ, और फिर जमीन हिलने लगी, पहले हल्का सा, फिर जोर से, जैसे भूकंप आ रहा हो। पेड़ हिलने लगे, पत्तियां गिरने लगीं, और फिर उस क्लियरिंग के बीच में जमीन फटने लगी, एक बड़ी सी क्रैक बन गई। उस क्रैक से धुआं निकलने लगा, काला गाढ़ा धुआं, और उसके साथ एक बू इतनी भयानक कि अर्जुन की उल्टी आने लगी। तारा ने अपने बैग से एक एम्यूलेट निकाला, अपने गले में पहना, फिर अर्जुन और थुंगा को भी दिया। इसे पहनो, ये थोड़ी प्रोटेक्शन देगा। दोनों ने एम्यूलेट पहन लिया, और तभी उस क्रैक से कुछ बाहर आने लगा। पहले एक हाथ, बहुत बड़ा, इंसान के हाथ से 3 गुना बड़ा, उस पर सड़ी हुई त्वचा थी, नाखून लंबे और तीखे थे। फिर दूसरा हाथ, फिर एक सिर, पर वो सिर वो नॉर्मल नहीं था, उसके 3 मुंह थे, 3 अलग अलग दिशाओं में। मुंह में दांत, नुकीले, जैसे शार्क के दांत,
और आंखें आंखें तो गिनती से ज्यादा थीं। पूरे शरीर पर, चेहरे पर, गर्दन पर, हर जगह वो एंटिटी धीरे धीरे बाहर आने लगी। बहुत बड़ी, शायद 12-15 फीट लंबी। और जैसे जैसे वो बाहर आई वैसे वैसे हवा और ठंडी होती गई। पेड़ सूखने लगे, घास मुरझाने लगी, जैसे जैसे वो चीज लाइफ फोर्स को अपने आसपास से चूस रही हो। आखिरकार वो पूरी तरह बाहर आ गई, खड़ी हो गई और फिर उसने अपने सारे मुंह खोले एक साथ और एक भयानक कान फाड़ू चीख मारी, इतनी जोर से कि अर्जुन के कानों से खून बहने लगा। तारा ने अपने कानों को ढक लिया। अब हम सब मर जाएंगे। क्या? अर्जुन ने चिल्लाकर कहा। ये एंटिटी, तारा ने कहा, ये कोई साधारण पिशाच नहीं है। ये एक राक्षसा है, एक डीमन, जिसे सदियों पहले बहुत पावरफुल तांत्रिकों ने यहां बांधा था और अब ये फ्री है। तो हम क्या करें? तारा ने अर्जुन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में टीयर्स थे। भागो, उसने कहा। जितना दूर भाग सकते हो भागो और बाहर की दुनिया को बता दो, उन्हें वॉर्न कर दो, क्योंकि ये राक्षसा ये यहां नहीं रुकेगा। ये हर जगह जाएगा, हर शहर, हर गांव, और सबको सबकी लाइफ फोर्स चूस लेगा। पर तुम? अर्जुन ने पूछा। तारा ने मुस्कुरा दिया। आखिरी बार मैं इसे थोड़ा रोकने की कोशिश करूंगी, जितना हो सके, ताकि तुम्हें भागने का वक्त मिल जाए। नहीं, अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तारा ने कहा, और फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अर्जुन और थुंगा को धक्का दे दिया। भागो, अब भी। अर्जुन और थुंगा पीछे गिर गए। जब तक वो उठते, तारा आगे बढ़ चुकी थी, उस राक्षसा की तरफ। उसने अपने मंत्रास पढ़ना शुरू किया, जोर से, साफ आवाज में। राक्षसा ने उसकी तरफ देखा अपनी सैकड़ों आंखों से, और फिर एक पल में उसने अपना बड़ा सा हाथ उठाया और तारा को उठा लिया। तारा चीखी दर्द से। राक्षसा उसकी लाइफ फोर्स चूस रहा था। तारा का शरीर सूखने लगा, त्वचा झुर्रियों से भर गई, बाल सफेद हो गए। नहीं, अर्जुन चिल्लाया, पर थुंगा ने उसे पकड़ लिया। चलो, हम कुछ नहीं कर सकते। पर चलो, थुंगा ने अर्जुन को घसीटते हुए भगाया। दोनों जंगल में भागे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे से तारा की चीख सुनाई दी, आखिरी चीख, और फिर सन्नाटा। तारा मर चुकी थी और अब वो राक्षसा फ्री था, पूरी तरह से। अर्जुन और थुंगा भागते रहे घंटों तक, जब तक कि वो जंगल से बाहर नहीं निकल गए। और जब वो रुके, पीछे मुड़कर देखा, तो उन्होंने देखा कि पूरा जंगल काला हो गया था। हर पेड़ सूख गया था, हर पौधा मर गया था, और बीच में वो राक्षसा खड़ा था, अपनी पूरी हाइट में, अपनी पूरी ताकत में। और वो बाहर की तरफ देख रहा था, शहरों की तरफ, जहां लाखों लोग थे। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने सोचा था कि वो हीरो है, कि वो सबको बचाएगा, पर असल में उसने सबको खतरे में डाल दिया था। उसने वो चीज बाहर निकाल दी थी जिसे बंद रहना चाहिए था, और अब वो नहीं जानता था कि क्या होगा। अर्जुन ने मुझे ये कहानी तब सुनाई थी जब हम दिल्ली में मिले थे। मैंने उससे मिलने से पहले सोचा था कि शायद वो मजाक कर रहा होगा, शायद ये सब कोई बनाई हुई कहानी होगी। पर जब मैंने उसे देखा, उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसके हाथों की कंपी, तब मुझे समझ आया, ये सच था, हर शब्द। उस रात के बाद अर्जुन ने कहा, मैं और थुंगा 2 दिन तक बिना रुके भागे। हम पास के शहर पहुंचे। मैंने तुरंत अपने सीनियर्स को कॉल किया, पुलिस स्टेशन गया, सबको बताया कि वहां क्या हो रहा है। और मैंने पूछा, लोगों ने माना? अर्जुन ने कड़वी हंसी हंसी, नहीं, किसी ने नहीं माना। मेरे डीआईजी ने कहा कि मैं स्ट्रेस में हूं, हेलुसिनेट कर रहा हूं। उन्होंने मुझे इमीडिएटली लीव पर भेज दिया, साइकायाट्रिक इवैल्यूएशन के लिए। और थुंगा उस रात के बाद बोल नहीं पाया। ट्रॉमा, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अभी भी वो वहीं है, बस बैठा रहता है, चुप। कभी कभी बड़बड़ाता है, वो आ रहा है, वो आ रहा है,
बस यही। मैंने अर्जुन के चेहरे को देखा, उस पर लिखा हुआ दर्द, वो गिल्ट जो उसे हर पल खाए जा रही थी। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? मैंने पूछा। अर्जुन ने अपना फोन निकाला, मुझे कुछ न्यूज आर्टिकल्स दिखाई। पहली हेडलाइन थी, अरुणाचल के सीमावर्ती इलाके में रहस्यमय बीमारी फैली, 50 लोग लापता। दूसरी, स्थानीय कबीला पूरी तरह गायब, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी। तीसरी, जंगल में मिला विचित्र दृश्य, सभी पेड़ सूखे हुए, कोई जीव जंतु नहीं। ये सब न्यूज आई, अर्जुन ने कहा, पर किसी ने कनेक्ट नहीं किया। सब ने अलग अलग थ्योरीज बनाई। किसी ने कहा केमिकल लीक हुआ होगा, किसी ने कहा कोई वायरस होगा, पर किसी ने सच नहीं माना। और वो राक्षसा? मैंने धीरे से पूछा। अर्जुन ने मेरी आंखों में देखा, उसकी आंखों में एक गहरा डर था। वो अभी भी वहीं है कपिल, अभी भी उस जंगल में। मैं जानता हूं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अर्जुन ने कहा, क्योंकि मैं उसकी आवाज सुनता हूं हर रात अपने सपनों में। अर्जुन ने मुझे बताया कि उस घटना के बाद से वो सो नहीं पाता। जब भी आंख बंद करता है तो वो राक्षसा दिखता है। वो 3 मुंह, वो सैकड़ों आंखें, वो भयानक चीख। और सबसे डरावनी बात, अर्जुन ने कहा, यह है कि वो मुझे बुलाता है हर रात, मेरा नाम लेता है, कहता है, वापस आ जा अर्जुन। क्यों? वो तुम्हें क्यों बुला रहा है? अर्जुन ने अपनी हथेली दिखाई और मेरा दिल धक से रह गया। उसकी हथेली पर वही काला निशान था, वही जो मायरा के हाथ पर था, वही जो उन इन्फेक्टेड लोगों के हाथों पर था। ये कब आया? मैंने पूछा। 3 हफ्ते पहले, अर्जुन ने कहा। पहले ये बहुत हल्का था, पर अब ये बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे मेरी कलाई तक आ गया है। और मुझे पता है कि जब ये मेरे दिल तक पहुंचेगा तब मैं भी मर जाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे मायरा मरी थी। मैं सन्न रह गया। मेरे सबसे अच्छे दोस्त को ये हो रहा था। तो कोई इलाज नहीं है? मैंने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने हर जगह ढूंढा, तांत्रिकों से मिला, साधुओं से मिला, पर किसी के पास जवाब नहीं है कि वो है। सिर्फ एक ही तरीका है इस निशान से छुटकारा पाने का। क्या? अर्जुन ने गहरी सांस ली। वापस जाना होगा उस जंगल में, उस राक्षसा के पास, और फिनिश करना होगा जो मायरा शुरू करना चाहती थी। मतलब तुम्हें गार्डियन बनना होगा? हां, अर्जुन ने कहा। मुझे उस सील को फिर से बनाना होगा, उस राक्षसा को फिर से बांधना होगा, और फिर अपनी बाकी की जिंदगी वहीं बिताना होगा, उसे रोकते हुए, ठीक वैसे ही जैसे मायरा ने किया था। मैं कुछ नहीं बोल पाया। क्या बोलता? मेरे दोस्त के सामने 2 रास्ते थे, या तो धीरे धीरे मर जाओ, या फिर अपनी पूरी जिंदगी एक जंगल में कैद होकर बिताओ। तो तुम जाओगे? मैंने पूछा। अर्जुन ने खिड़की के बाहर देखा। बाहर दिल्ली की भीड़ भाड़ थी। लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, बेफिक्र, खुश। उन्हें नहीं पता था कि कहीं दूर एक जंगल में एक ऐसी चीज बैठी है जो किसी भी दिन बाहर निकल सकती है। मुझे जाना होगा, अर्जुन ने आखिरकार कहा, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो वो बाहर आएगा, और तब ये सब, उसने अपने हाथ से शहर की तरफ इशारा किया, ये सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने मुझे बताया कि उसने अपना डिसीजन ले लिया है। वो 1 हफ्ते में जाएगा वापस उस जंगल में, अकेला। क्या तुम्हें किसी की मदद नहीं चाहिए? मैंने पूछा था। नहीं, अर्जुन ने कहा, मैं किसी और को खतरे में नहीं डाल सकता। मायरा मरी, तारा मरी, पूरा कबीला गायब हो गया। मैं और किसी को नहीं खोना चाहता। उस दिन के बाद मैंने अर्जुन को कई बार कॉल किया, पर उसने कभी रिसीव नहीं किया। आखिरकार 2 महीने बाद मुझे उसका एक मैसेज मिला। उसमें लिखा था, क्विल, मैं जा रहा हूं। जब तक तुम ये मैसेज पढ़ोगे मैं शायद पहुंच चुका होऊंगा। मुझे नहीं पता मैं वापस आऊंगा या नहीं, शायद नहीं, पर मुझे ये करना था। तुम एक अच्छे दोस्त हो, हमेशा रहे। मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई, उसके लिए माफी। एक बात याद रखना, अगर कभी तुम्हें अरुणाचल के उस इलाके के बारे में कुछ अजीब न्यूज सुनने को मिले तो घबराना मत। इसका मतलब होगा कि मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं उसे रोक रहा हूं। और हां,
अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं हार गया, कि वो राक्षसा बाहर आ गया, तो भागना। जितना दूर भाग सकते हो भागना, और बाकी लोगों को भी बताना। ख्याल रखना दोस्त। अर्जुन। उस मैसेज के बाद मैंने कभी अर्जुन से बात नहीं की। उसका फोन हमेशा स्विच ऑफ रहता है। पर हां, कभी कभी मुझे न्यूज मिलती हैं अरुणाचल के उस इलाके से। जंगल में रहस्यमय रोशनी देखी गई। स्थानीय लोगों ने रात में अजीब आवाजें सुनी। जंगल के पास के गांव में लोग बेवजह डरे हुए हैं, और हर बार जब मुझे ऐसी न्यूज मिलती है तो मुझे पता चल जाता है अर्जुन वहां है, अभी भी लड़ रहा है, उस राक्षसा को रोक रहा है। वो अब गार्डियन बन चुका है, नया रक्षक, ठीक वैसे ही जैसे मायरा थी। आज जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं, तब भी अर्जुन शायद उस जंगल में है, अकेला। हर रात रिचुअल कर रहा है, हर रात उस राक्षसा को रोक रहा है। कोई नहीं जानता उसे, कोई नहीं सराहता उसे, उसका कोई मेडल नहीं मिलेगा, कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, पर वो एक हीरो है, असली हीरो, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस कर रहा है ताकि हम सब सुरक्षित रहें, ताकि वो राक्षसा कभी बाहर ना आए। पर कभी कभी मुझे डर लगता है, क्योंकि अर्जुन भी इंसान है, वो भी बूढ़ा होगा, कमजोर होगा, और तब क्या होगा? क्या कोई और उसकी जगह लेगा? क्या कोई और गार्डियन बनेगा? या फिर एक दिन वो राक्षसा बाहर आ जाएगा, और तब मुझे नहीं पता। शायद हमें कभी पता नहीं चलेगा, जब तक बहुत देर ना हो जाए। 1 साल बाद मैं अपने ऑफिस में बैठा था जब मुझे एक अजीब न्यूज नोटिफिकेशन मिली। ब्रेकिंग न्यूज, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में रहस्यमय घटना। पूरे के पूरे 3 गांव एक रात में खाली मिले, करीब 200 लोग लापता। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत और डिटेल्स ढूंढी। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, कोई स्ट्रगल का निशान नहीं, कोई खून नहीं। लोग जैसे बस गायब हो गए। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अर्जुन को कॉल किया, स्विच ऑफ। फिर से ट्राई किया, स्विच ऑफ। 10 बार ट्राई किया, हर बार स्विच ऑफ। और तभी मेरे फोन में एक अननोन नंबर से मैसेज आया। मैंने खोला, सिर्फ 3 शब्द थे, वो आ रहा है। मेरी सांस रुक गई। ये अर्जुन का नंबर नहीं था। पर मैसेज किसने भेजा? मैंने रिप्लाई किया, कौन हो तुम? कुछ देर बाद जवाब आया, थुंगा हॉस्पिटल से भागा, वो मुझे बुला रहा था, मुझे जाना पड़ा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। थुंगा, वो जो उस रात अर्जुन के साथ था, वो जो हॉस्पिटल में एडमिट था। अगर वो भाग गया, अगर वो वापस उस जंगल में गया, तो इसका मतलब मैंने तुरंत न्यूज फिर से चेक की, और इस बार मुझे एक और डिटेल मिली। लापता लोगों में से कई के घरों में एक अजीब निशान मिला है, काले रंग का, हथेली के आकार का, जैसे किसी ने दीवार पर हाथ रखा हो। वही निशान, वही काला निशान जो अर्जुन के हाथ पर था। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। सील टूट चुकी थी, अर्जुन हार चुका था, और अब राक्षसा बाहर आ चुका था। मैंने तुरंत अपना बैग उठाया, कुछ जरूरी सामान लिया और घर से निकल पड़ा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं पता मैं उस राक्षसा को कैसे रोकूंगा, पर मुझे जाना था, अपने दोस्त को ढूंढना था, और अगर हो सके तो बाकी लोगों को वार्न करना था, क्योंकि अब वो डायन नहीं थी जो लोगों की रक्षा कर रही थी। अब कोई गार्डियन नहीं था, और बिना गार्डियन के राक्षसा अनस्टॉपेबल था। ये कहानी मैं आप सबको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए, सच जानना चाहिए। अगर आप कभी अरुणाचल के उस इलाके के पास जाएं, तवांग या उसके आसपास के गांव, और आपको कुछ अजीब लगे तो वहां से भाग जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए, बस भाग जाइए। और अगर आपको रात में कोई आवाज सुनाई दे, कोई आपका नाम ले रहा हो, आपको बुला रहा हो, तो उसे इग्नोर कीजिए, चाहे वो आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों न लगे, क्योंकि वो अब हर जगह है।